डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 1, इंट्रोड्यूसिंग अमन और उसकी ड्रीम गर्ल। बॉर्डर पर इंडियन आर्मी की एनसीसी परेड चल रही थी। परेड 3 कदम आगे बढ़, परेड दाएं मूड, परेड बाएं मूड, 3 कदम आगे चल, लेफ्ट राइट। और आर्मी के जवान उस गरजदार आवाज के इशारे पर काम कर रहे थे, क्योंकि सामने फुल आर्मी की यूनिफॉर्म में कंधे पर सितारे सजाए जनरल मेजर अमन शेखावत खड़ा था, और उन सबको अपने मेजर का गुस्सा और सख्ती का बखूबी अंदाजा था। लेकिन एक लड़का जो अभी आर्मी भर्ती हुआ था, उसने परेड के दौरान अपना मोबाइल हाथ में लिया जिसमें किसी का मैसेज आया था, और वो जवान मुस्कुरा कर किसी के मैसेज का रिप्लाई करने लगा, और तभी एक जोरदार पंच उसके जबड़े को हिला गया और वो गिरने को हुआ तो फौरन उसका कॉलर पकड़कर सीधा किया और गन निकालकर उसके माथे पर रख दी, और उस लड़के सामने खड़े ऑफिसर को देखकर पसीने छूट गए और वो बहुत घबरा गया। अब उसके पास खड़े एक जवान ने दूसरे के कान में कहा, अब ये तो गया, क्योंकि ये अभी हमारे मेजर शेखावत सर के गुस्से से वाकिफ नहीं है। अब उस लड़के ने घबरा कर कहा, सर बीवी का मैसेज था। तब मेजर ने कहा, तुम्हारी एक भूल तुम्हें तुम्हारी बीवी से हमेशा के लिए दूर कर सकती है। तुम्हारी जरा सी चूक तुम्हें दुश्मन के हाथों मरने के लिए काफी है, क्योंकि एक सौलदा का दिमाग और आंखें हमेशा अपने काम में होनी चाहिए। हर वक्त उसको चौकन्ना रहना पड़ता है, वरना इस तरह से ना तो तुम अपनी हिफाजत कर सकोगे और ना देश की। और तब उस लड़के ने गर्दन झुकाकर आहिस्ता माफी मांगी। तब मेजर ने कहा, फौजी की लापरवाही माफी के काबिल नहीं होती है, इसलिए तुम इस मैदान के 500 चक्कर लगाओगे। और वो अपनी बंदूक को सर से ऊपर उठाकर, और वो लड़का अब अपनी बीवी का रिप्लाई करके पछता रहा था, क्योंकि अब उसको भरी धूप में मैदान के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। अब मेजर शेखावत के पास एक चिट्ठी आई, और मेजर उस चिट्ठी को लेकर अपने ऑफिस में आ गया, और उसने वो चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो चिट्ठी दिल्ली से उसके चाचा साहिल गहलोत की थी। और तभी अमन के आंखों के सामने किसी का खूबसूरत चेहरा छन से आ गया, और अमन ने एक गहरा सांस लेकर चिट्ठी खोली। मेरे प्यारे भतीजे मेजर जनरल अमन शेखावत, उम्मीद करता हूँ तुम खैरियत से होंगे और आज भी पहले की तरह जिंदादिल और जोशीले होंगे। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बेटा, तुमने अपना सपना पूरा कर लिया, जो चाहा वो पा लिया। तुम 10 सालों से देश की रखवाली कर रहे हो, हमारे मुल्क की इज्जत की हिफाजत कर रहे हो, और हर फौजी के परिवार वालों के लिए बड़े सम्मान की बात होती है। लेकिन बेटा, इस देश से अलग भी तुम्हारा एक फर्ज है, एक वचन है जो तुमने मुझे दिया था, एक फर्ज है जो तुम्हें निभाना है, एक इज्जत है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरे कमजोर कंधे तुम्हारी इज्जत को और नहीं संभाल सकते, इसलिए यहाँ आकर अपनी इज्जत की रखवाली करो, क्योंकि तुम्हारी इज्जत खतरे में है। अपना फर्ज निभाओ। तुम्हारा बेबस चाचा साहिल गहलोत, दिल्ली। और अब अमन जनरल ब्रिगेडियर के सामने खड़ा था, जो एक बूढ़े आदमी थे और अमन के सीनियर थे। चिट्ठी पढ़ने के बाद उन्होंने अमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जवान, यहाँ पर भी तुम्हारा एक मिशन है, बिकॉज ए सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी, और इस बार भी अपना मिशन सक्सेसफुल करके लौटो। अब अमन ने मुस्कुरा कर थैंक यू, और फिर उसने सैल्यूट किया और तेज तेज कदम चलता हुआ बाहर निकल गया। दिल्ली गोल्फ लिंक एरिया। ये दिल्ली का गोल्फ लिंक इलाका था। यहाँ सब वीवीआईपी लोगों के बंगले थे। दिन में यहाँ रात का सा सन्नाटा पसरा रहता था। लोग के लिए यहाँ दिन रात के टाइम निकलता था। अब शानदार बंगले के सामने एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार रुकी, और चौकीदार ने तुरंत बंगले का दरवाजा खोल दिया। अब वो गाड़ी बंगले के अंदर एंटर हो गई, जिसमें से एक 8-9 साल का बच्चा और एक 30-32 साल का आदमी बाहर आया। उस आदमी ने ब्लैक कलर का कोट पैंट पहन रखा था, चेहरे पर हल्के दाढ़ी मूंछ थे, और उस बच्चे ने सफेद रंग की शर्ट और ब्राउन रंग का नेकर पहन रखा था। उसके गले में एक मोटा ताबीज था और एक हाथ में कड़ा था, जो देखने से सोने का मालूम पड़ता था। बिल्ली जैसी हरी आंखों में मोटा मोटा काजल और काले लंबे बालों को उसने खूब सारा तेल लगाकर चिपका रखा था। खूबसूरती खड़ा नैन और गेहुआ रंग, और उस पर बच्चे के चेहरे पर बला की कशिश थी। अब वो बच्चा नजरें उठाकर उस खूबसूरत बंगले को देख रहा था, और उसने चाहते हुए अपने चाचा से कहा, चाचा जी, क्या ये घर आपका है? तब उसके चाचा ने मुस्कुरा कर हाँ में जवाब दिया। अब वो बच्चा बड़े चाव से उस घर को देख रहा था। ऐसा नहीं था उसने बड़े या खूबसूरत घर नहीं देखे थे। उसका खुद का घर में कई बीघा का फैली शानदार हवेली थी, लेकिन वो पुराने जमाने की थी।
लाल बलूवा पत्थरों से बनी जिसके साइड कोनों पर काई चढ़ी थी क्योंकि उस हवेली को चारों तरफ से पेड़ पौधे और तरह तरह की बैलों ने घेर रखा था। बाग था लेकिन उसमें भैंस, गाय, मुर्गी, बकरियां सभी पला करती थी, इसलिए उसको वो घर से ज्यादा गाय भैंसों का तबेला लगती थी। लेकिन इस बगले की तो छाप ही अलग थी। सफेद और रंग पर नीले शीशे खिड़कियों में जगमगा रहे थे। गार्डन में खूबसूरत फूल दिख रहे थे और बीच में लाल ईंटों से बनी सड़क और उसके दोनों तरफा पानी का फव्वारा। उस बच्चे को बड़ा शौक हुआ वो उस घर को अंदर से देखे, लेकिन तभी उसके चाचा उसका हाथ पकड़कर गार्डन में बने आउट हाउस में ले आए। ये एक छोटा सा खूबसूरत सा घर था जिसमें 3 कमरे, बाथरूम था। 2 कमरों में साफ सुथरा बेड पड़ा हुआ था और एक में किताबें भरी पड़ी थी। अब उस आदमी ने उस बच्चे को वही बेड पर बैठने का कहकर नौकर से उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करने को कहा। अब उस बच्चे ने खा पी कर कहा, चाचा जी ई घर थारो न छ। तब उसके चाचा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा हमारा ही है। तब उस बच्चे ने कहा, तो तमवा के भीतर क्यों ना जरिए से। तब उसके चाचा ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि वहां पर कई चुड़ैल रहती है। और चुड़ैल का नाम सुनकर वो बच्चा घबरा गया। तब उस बच्चे ने कहा, तो चाचा जी तमरे वहां क्यों नहीं बताया से। महारे बापू सा तमरे भूत भगाव भभूत दीड़ा देते। तब उसके चाचा ने कहा, बेटा वो दूसरे लेवल की चुड़ैल है, तुझे धीरे धीरे समझा दूंगा, अभी तू आराम कर, लंबे सफर से थक कर आया है। और उसके चाचा ने उसको अपने बराबर वाला साफ सुथरा कमरा उसको दे दिया और रात को सोते टाइम जो जो सवाल उसने करे सब उसके चाचा ने दे दिए। अब उस बच्चे को आए हुए यहाँ दूसरा दिन था। वो खिड़की में बैठा उस बंगले की चमक को देख रहा था। उसको अब प्यास का एहसास हुआ तो उसने फ्रिज में देखा, वहाँ पानी की बोतल नहीं थी। तब उसने अपने चाचा से कहा तो उसके चाचा ने उसको बंगले में से बोतल लाने को कहा कि और वो बच्चा अब खुशी खुशी उसके अंदर पहुँच गया और बड़े शौक से उस बंगले हर चीज को छू छू कर देख रहा था। तभी एक औरत ने कहा, ओ देवा रे देवा, कौन हो तुम, इधर घर में कैसे घुसे चले आ रहे हो। अब उस बच्चे ने सामने खड़ी उस औरत को देखा जिसने हरे रंग की साड़ी जो उसके टांगों के बीच से होकर धोतीनुमा बनी हुई थी, हाथों में बहुत सारी चूड़ियां और एक ऊंचा सा जुड़ा। तब उस बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, महारो नाम अमन सिंह पीरामल शेखावत से और मैं राजस्थान केशवपुरा गाँव त्यारिया से। तब उस औरत ने कहा, बोली से पता चल रहा है तू राजस्थान से है। तभी पीछे से एक नौकर ने कहा, अरे शांता, ये हमारे साहब जी का भतीजा है, ज्यादा सवाल जवाब न कर, इसको पानी की बोतल दे दे। तब उस नौकरानी शांता बाई ने कहा, तो सीधे सीधे नहीं बता सकता था, तू साहब जी का भतीजा है। तब अमन ने कहा, जब तुमने पूछा कोरी। अब शांता ने कहा, ले तू पानी ले और जा, मुझे तो तेरी आधी बात समझ ही नहीं आ रही। अब अमन पानी की बोतल लेकर जाने लगा। तब शांता अंदर किचन में चली गई और अमन पानी की बोतल लेकर बाहर जाने लगा। जब उसकी नज़र कुछ ही दूरी पर एक 2 साल की बच्ची पर गई जो खिलौनों से बैठी खेल रही थी, जो बिल्कुल सुर्ख सफ़ेद किसी रबर की गुड़िया लग रही थी। हल्की भूरी झील सी आंखें, फूले फूले गुलाबी गाल और खूबसूरत गुलाबी होंठ। उसका निचला होंठ ऊपर वाले होंठ से थोड़ा सा बड़ा था और वो हल्का सा नीचे की तरफ मुड़ा हुआ था। भूरे बालों की एक छोटी सी पोनी टेल बनी हुई थी जिसमें 2 टेडी बेयर की पिन लगी थी। गोल मटोल हाथों में सोने के घुंघरू वाले कड़े थे जो उसके हाथ हिलाने पर छन छन बजने लगते थे। उस बच्ची को देखकर अमन को अपने चाची के गांव के बच्चे याद आए जो रेतले फिफले हुआ करते थे, जिनके कपड़ों में भी 1 किलो मेल होता था और पूरा दिन मिट्टी में खेल खेल कर उनकी हालत बुरी रहती थी। लेकिन अमन को बच्चे खिलाने का बहुत शौक था, इसलिए उन बच्चों को भी वो पिद्दी पर बैठाकर गांव में घुमाता फिरता था। मेरी नए रीडर से मेरी विनती है, प्लीज़ 1 या 2 चैप्टर पढ़कर कहानी के लिए कोई ओपिनियन ना बनाएं और कहानी को बीच में ड्रॉप करके ना जाए। यकीन करें, एक राइटर पर आप मेरी कहानी से निराश नहीं होंगे। प्लीज़ भेड़ चाल मत चले कि उसके व्यू ज़्यादा है तो उसकी कहानी अच्छी होगी। आप अगर नए राइटर को मौका दोगे तभी तो उसकी कहानी आगे बढ़ेगी। और यकीन करें, आपको मेरी कहानियाँ उन पॉपुलर कहानी से ज़्यादा बेहतर लगेगी। बस कहानी के साथ बने रहें, आपको निराशा नहीं होगी। थैंक यू, आपका राइटर यश चौधरी। प्लीज़ मेरी इस कहानी को सपोर्ट करें, वरना मेरी ये कहानी लास्ट होगी। और वो उसको हिला हिला कर चुप करा रहा था, जैसे एक माँ अपने बच्चे को चुप कराती है। कभी अमन उस बच्ची को सीने से लगाता, कभी उसके गाल से बहते आंसू को अपने हाथों से साफ करता बार बार कह रहा था, नाना रोड़ा महारा शोरा बाबू, महारा शोन बाबू, घना चोखो से, मेरा सोहना बाबू बहुत अच्छा है। और वो बच्ची अब चुप हो गई थी। लेकिन तभी एक औरत की पीछे से चीखने की आवाज़ आई, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, और डर्टी फेलो। अब अमन ने उस औरत को देखा जिसने रेड साड़ी पहनी थी और ब्लैक सितारों का ब्लाउज पहन रखा था, जिसमें उसका पेट और कंधे सीना सब खुला हुआ था, बस जरूरी हिस्सा ही ढका था। कली बालों का ऊंचा जुड़ा
डार्क मेकअप और लंबे लंबे नाखून, हाथों में सोने की चूड़ियां और माथे पर लंबी सी चमकदार बिंदी। उसको देखकर अमन को कसौटी जिंदगी की कमोली का भाभी याद आ गई, और उसी हुलिया में एक औरत उसके पीछे खड़ी थी। वो उससे उम्र में कुछ ज्यादा थी। वो गोपी बहू की सास लगी, और अमन उन दोनों औरतों को देखकर समझ गया ये उसकी चुड़ैल चाची मोना और चाची की माँ रेशमा है, क्योंकि उस रात उसके चाचा ने उन दोनों का पूरी डिटेल में इंट्रो दे दिया था। अब उस औरत ने एक झटके से अमन के हाथ से बच्ची को छीन लिया और उसके लंबे नाखून ने अमन के हाथ को भी लिया और चीखकर कहा, कौन हो तुम? तब शांता ने कहा, मेम साहब, ये साहब जी का भतीजा है, कल ही राजस्थान से आया है। तब मोना ने कहा, ओ तो अब उन देहाती लोगों को साहिल ने मेरे घर का रास्ता भी दिखा दिया। अब मोना ने उस औरत को आवाज लगाए जो बच्ची के पास बैठी थी। अब वो भागती हुई आई। अब मोना ने चीख कर कहा, कहाँ मर गई थी बच्ची को छोड़कर? तब उस औरत ने डरते डरते कहा, मेम साहब, जरूरी कॉल आ गया था। तब मोना ने कहा, यहाँ तुम्हें याना बेबी का ख्याल रखने के लिए रखा था या फोन पर बकवास करने के लिए? तब उस औरत ने कहा, आहिस्ता सर झुकाकर सॉरी कहा। तब मोना ने कहा, जाओ जल्दी से याना बेबी का हाथ और चेहरा सैनिटाइज करो, पता नहीं ये देहाती कितने जम और कीटाणु अपने साथ अपने हाथों में लेकर आया होगा। अब वो मासूम बच्चा अपने हाथों को उलट पलट कर देख रहा था, क्योंकि उसने बिच्छू का नाम सुना था, सांप की भी नाम सुना था, कान खजूरे का भी नाम सुना था, लेकिन ये जम और कीटाणु का नाम तो वो पहली बार सुना था, जो उसके हाथ पर थे और उसको पता ही नहीं था। अब उसके पीछे खड़ी मोना की माँ रेशमा ने कहा, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से और आज के बाद याना के आसपास भी मत आना। और अब अमन ने कहा, लेकिन चाची, मैंने कौड़ीवा को कीड़े माकोड़े लगाए, थारी छोकरी गिर गई तो मैंने थौमदी टेके हो गया। अब उसकी चाची मोना ने कहा, यो डर्टी फेलो, जुबान चलाते हो, जुबान काट दूंगी, समझा, भाग यहाँ से। और अमन उदास बाहर आ गया और उसके चाचा ने पूछा तो अमन ने उदासी से सब बता दिया और उसके चाचा ने उसको समझा दिया। फिर वो दोबारा उस घर में नहीं गया और फिर उसके चाचा ने उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया और वो स्कूल जाने लगा और याना को बस दूर से ही नौकरों की गोद में देखकर दिल महसूस कर रह जाता था। एपिसोड 2। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के मेवाड़ जिले के केशवपुरा गांव से बाहर, जहां पर केशव शेखावत नाम के एक बहुत बड़े जमींदार रहते थे। कई गांव में उनकी हजारों हेक्टेयर जमीन थी और कई गांव उनकी जमीन पर बसे थे, और जिस गांव में वो रहते थे उस गांव का नाम भी उनके ही नाम पर था, क्योंकि उन्होंने ही ये गांव बसाया था। लेकिन उनका असली कारोबार खेती बाड़ी था। दुनिया भर में उनका अनाज सप्लाई होता था, खुद के चीनी के मिल और गोदाम थे, हजारों किसान उनके लिए काम करते थे। इतना कुछ होने के बावजूद भी उनको घमंड छूकर भी नहीं गया था। वो जमीन से जुड़े लोग थे, पहनावा भी बिल्कुल सीधा सादा था, दिखावा नाम को भी नहीं था। सफेद धोती कुर्ता, उस पर काला कोट और सफेद पगड़ी, आंखों पर सफेद मोटा नजर का चश्मा। वो अपने गांव के लोगों से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि कोई किसान सड़क पर जाता या कोई और सर पर बोझ उठाकर ले जाती तो वो उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर उनके घर छोड़कर आते। अगर कोई नौकर या किसान बीमार होता तो खुद उनके घर जाकर उनकी मदद करते। हर दिन लाखों रुपया दान कर देना, गांव में मुफ्त अस्पताल और स्कूल खुलवाना। गांव के लोग उनको भगवान की तरह पूजते थे, इसलिए आसपास के गांव वालों ने और उनके गांव के लोगों ने उनको अपना सरपंच और प्रधान चुन लिया था, क्योंकि उनको केशव जी पर, उनके इंसाफ पर पूरा भरोसा था। और केशव शेखावत ने भी उन सब का भरोसा टूटने नहीं दिया। वो बहुत इंसाफ पसंद थे। पुलिस के और पॉलिटिकल्स, बड़े बड़े नेता और अफसर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे। ये थे केशव शेखावत। उनके दो ही बेटे थे, पीरामल शेखावत और सुमेर शेखावत। पीरामल को सब परम बुलाया करते थे। परम को अपने बाप की तरह इंसाफ करना, पंचायत करना, ये सब बहुत पसंद था, इसलिए वो अपने बाप की गद्दी पर बैठना चाहता था, जबकि उसका दूसरा भाई खेती बाड़ी संभालता था। एक दिन केशव के घर में सालों से काम करने वाली औरत जमुना की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई और केशव उस मिलने उसके घर गए और सब नौकर उनको देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब जमुना ने कहा, मालिक, मुझे सब जगह से लाइलाज कर दिया है, आपने जितना भी पैसा दिया था सब मेरी बीमारी में लग गया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब केशव जी ने कहा, जमुना तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हें शहर में इलाज कराएंगे। लेकिन जमुना ने कहा, मालिक, कोई फायदा नहीं, हमें पता है अब हमारा वक्त आ गया है, हमारी आखिरी इच्छा है मालिक, आप हमारे दोनों बच्चों को अपनी छत्र छाया में ले लो, इनको पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बना दो। मालिक, हम पर इतना एहसान कर दो, हम 20 साल से आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम पर इतना एहसान कर दीजिए। तब केशव जी ने कहा, जमुना तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं। और जमुना उनके पैर पकड़कर रोने लगी। जमुना का पति केशव जी की हवेली में काम करता था, लेकिन केशव का छोटा भाई यादव जब पागल खाने से छुटकर आया था
तो जमुना का पति उसकी देखभाल करता था और एक दिन यादव ने छुरे से जमुना के पति पर वार कर दिया और चाकू सीधा जमुना के पति के दिल में लगा और मौके पर ही दम तोड़ दिया और केशव जी ने उसको हमेशा के लिए पागल खाने भेज दिया और फिर जमुना हवेली के ही सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगी और केशव जी उसके बच्चों को अपने बच्चे की तरह समझने लगी। और फिर कुछ दिनों के बाद जमुना अपने दोनों बच्चे, बड़ा बेटा साहिल गहलोत और साहिल से 2 साल छोटी गंगा को केशव जी के पास छोड़कर इस दुनिया से चली गई। केशव शेखावत के दोनों बच्चों ने उन दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया था। साहिल केशव जी के बड़े बेटे परम से 6 साल छोटा था। अब वो बच्चे बड़े होने लगे। जमुना की बेटी गंगा केशव जी के दोनों बेटों को अपना भाई मानकर उनके राखी बांधने लगी। केशव के कोई बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने गंगा को ही अपनी बहन मान लिया। समय आगे बढ़ने लगा। परम की शादी केशव जी ने अपने ही दोस्त के बेटे से करा दी और सुमेर ने भी अपनी पसंद से शादी कर ली। और साहिल को खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो दिल्ली पढ़ने चला गया और वहीं पर उसको एक बहुत अमीर बिजनेसमैन की बेटी मोना सिकंद से प्यार हो गया, जो बेहद हसीन थी और बहुत चालाक और मक्कार थी। साहिल उसके हुस्न के जाल में ऐसा फंसा वो गांव और अपनी बहन गंगा सबको भूल गया। मोना जो कि एक बिगड़ी हुई अमीरजादी थी, उसको नफरत थी गरीबों से और गांव के देहाती लोगों से। वो इन दोनों में से किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती थी और साहिल ने उसका प्यार पाने के लिए उससे झूठ कह दिया कि वो दिल्ली में ही पला बड़ा है। उसके माँ बाप एक अमीर बिजनेसमैन थे जिनकी अब मौत हो गई है। गांव में उसके मुंह बोले बूढ़े किसान मामा रहते हैं, जिनसे मिलने वो कभी कभी जाता है। अगर उसको नहीं पसंद नहीं है तो मैं उनसे कोई मतलब वास्ता नहीं रखूंगा। इस तरह साहिल ने केशव की सभी कुर्बानी को मिट्टी मिला दिया। जो वो हर महीने उसकी पढ़ाई के लिए लाखों रुपए भेजा करते थे, उनका क्रेडिट उसने अपने मरे हुए झूठे अमीर माँ बापों को दे दिया, जो कि सच नहीं था, क्योंकि उसका सच तो ये था वो केशव जी की नौकरानी का बेटा था। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। परम के 3 बेटे हुए। बड़ा बेटा अमन, उससे 2 साल छोटा, मयंक, फिर सूरज और सुमेर के एक बेटा और एक बेटी। और केशव जी ने गंगा की भी शादी एक जमींदार के बेटे से कर दी थी। उसकी 2 बेटियां थीं, धरा और चंचल। इधर साहिल ने मोना को प्रपोज कर दिया और गंगा को साहिल में कोई कमी नहीं लगी। उसने और उसके परिवार ने साहिल के लिए मंजूरी दे दी और साहिल ने केशव जी से बिना बताए मोना से शादी कर ली। मोना दहेज में बहुत कुछ लाए। अब उसने केशव जी से बेइंस करने के लिए जितना पैसा मांगा उन्होंने से दिया, क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए ज्यादा पूछगछ वो करते भी नहीं थे, न अपने बेटों से न बीवी से। साहिल ने उन पैसे से अपने ससुर का ही बिजनेस संभाल लिया और धीरे धीरे उस बिजनेस ने तरक्की पकड़ ली। और मोना और उसकी चालाक माँ ने बड़ी होशियारी और प्यार से उस बिजनेस का 80% शेयर अपने बेटी नाम करा दिए। और साहिल जो मोना के प्यार में अपनी सुध बुद्ध भूल बैठा था, वो वैसा ही करता गया जैसा वो कहती थी। और जब सब उसके नाम हो गया था, तब मोना ने अपना असली रंग दिखाया। वो अब साहिल को जूती की नोक पर रखने लगी। अब घर में ही वो खुलेआम ऐश करती, खूब पैसा उड़ाती। अगर साहिल कुछ कहता तो उसकी सांस और मोना उसका जीना हराम कर देती और मोना उसको बार बार जताती कि ये सब तरक्की उसके बाप की वजह से मिली है और ये सब कुछ मेरा है, जैसे मैं चाहूँ वैसी रहूंगी। अगर तुमसे नहीं देखा जाता तो छोड़ दो मुझे। और अब साहिल जानता था उसको छोड़ने का मतलब सब कुछ छोड़ना था। साहिल के घर में उसकी नहीं चलती थी, उसकी बीवी मोना, सास रेशमा और उसकी साली प्रिया और साले जोगी की चलती थी। अब साहिल मोना से शादी करके पछता रहा था और वो अब गांव जाकर केशव जी के कदमों में सर रखकर माफी मांगने लगा। और फिर उसने रोते रोते बताया उसने शहर में शादी कर ली और उसकी बेटी 1 साल की बेटी भी। और केशव जी को साहिल के इस कदम से बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने फिर उसको माफ कर दिया। अब साहिल ने कहा मैं उस औरत को छोड़ना चाहता हूँ। तब केशव ने कहा अब तुम्हारी बेटी है, अब उसको छोड़ना ठीक नहीं है। अगर तुमने उस औरत को छोड़ दिया तो वो तुम्हारी बेटी को तुम्हें कभी नहीं देगी और उसके पास तुम्हारी बेटी रही तो वो पता नहीं क्या करे तुम्हारी बेटी के साथ करेगी। और अगर तुम बेटी को लाते हो तो एक बच्चे से उसकी माँ को जुदा करना ठीक नहीं है, इसलिए इस शादी को निभाओ, क्योंकि उसके पास तुम्हारी बेटी है। अपनी बेटी के समझदार होने तक तुम्हें उसको निभाना पड़ेगा। अब साहिल ने केशव जी की बात मानकर अपने मुंह पर ताला डाल लिया, लेकिन अब उससे अपनी बीवी की खुलेआम अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी और मौज मस्ती किया करती थी। जब साहिल से ये सब बर्दाश्त न हुआ तो उसने अपना ठिकाना आउट हाउस को बना लिया और अपने सुकून के लिए कुछ दिन को गांव चला जाता। जब एक दिन परम के बड़े बेटे ने उससे कहा कि वो शहर जाकर पढ़ना चाहता है, लेकिन परम ने मना कर दिया, क्योंकि उसको भी डर था कहीं अमन भी बाहर जाकर वही ना करे जो साहिल ने किया है। लेकिन साहिल ने परम को यकीन दिलाते हुए कहा मैं तुम्हारे बेटे को कभी भटकने नहीं दूंगा। ये बड़ा होकर फौजी बनना चाहता है तो परम ये फौजी बनेगा। क्या तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? और मैं खुद उसका अपने बढ़कर ख्याल रखूंगा।
तुम प्लीज मेरे साथ अमन को भेज दो, इससे मेरा भी कोई अपना शहर में आ जाएगा जिससे मैं अपने दिल कह सकता हूँ कि अब अमन भी जिद करने लगा। तब केशव जी ने परम को समझाया और उसको साहिल के साथ भेजने का कह दिया, लेकिन परम ने कहा कि वो अपने बेटे का पेंसिल से ले उसके खाने पीने का हर चीज का खर्चा वो खुद उठाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा तुम पर या तुम्हारी बीवी पर बोझ बने। साहिल को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने कहा भी कि अमन का तो हक है उसकी कमाई पर, क्योंकि आज वो जो कुछ भी हो सब केशव मामा का ही दिया हुआ है। लेकिन परम ने कहा, लेकिन तुमने अपनी बेवकूफ़ी से सब अपनी बीवी के नाम करके खुद को उसके रहमोकरम पर कर लिया है, इसलिए मैं नहीं चाहता मेरा बेटे पर किसी का भी एहसान हो। और ऊपर वाले ने तो हमें इतना दिया है कि हम चाहे तो पूरे गांव के बच्चों को पाल दे, इसलिए तुम इस बारे में मत सोचो। और फिर साहिल ने और कोई बहस ना की और अमन को अपने साथ शहर ले आया। और जब उसकी बीवी मोना को अमन के बारे में पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और फिर अमन ने उसकी जमफ्री बेटी पर जम लगा दिए थे। कुछ यूं भी उसका गुस्से से बुरा हाल था, इसलिए अब वो आउट हाउस में गई और साहिल को सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब साहिल भी सख्त होकर कहा, इस घर पर मेरे अपनों का भी इतना ही हक है जितना तुम्हारे माँ और बहन भाई का, इसलिए ये बच्चा यही रहेगा और अगर उसको पसंद नहीं तो वो भी इस घर को छोड़कर चला जाएगा। तब मोना को उसकी माँ ने समझाते हुए कहा कि अगर साहिल चला गया तो क्या तुम अपनी टेंशन फ्री लाइफ को छोड़कर बिजनेस में घुसोगी और फिर तुम्हारे डैड भी तुमसे नाराज होंगे। तुम जानती तो हो वो साहिल को कितना पसंद करते हैं और एक बच्चा ही तो है और वो भी आउट हाउस में रहेगा, तुम्हारा क्या जाता है। अब रेशमा को हमेशा की तरह ये बात भी समझ आ गई और उसने साहिल से कहा कि इस बच्चे से कह दो ये मेरी बेटी के आसपास भी ना आए वरना अच्छा नहीं होगा कि। और साहिल ने अमन को समझा दिया। अब अमन याना के आसपास भी नहीं जाता था, वो बस उसको दूर से ही खेलते देखता था। उसका बहुत मन करता था वो याना के साथ खेले, लेकिन वो बच्चा अपनी दायन चाची से डरता था कि जिसने पहले दिन ही उसको इतना डांटा था। समय धीरे धीरे बढ़ने लगा। साहिल ने अमन का एडमिशन एक बड़े स्कूल में करा दिया और मोना ने अपनी बेटी का एडमिशन अलग स्कूल में कराया दिया था। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। याना 3 साल की हो गई थी और अमन 11 साल का। एक दिन याना अकेली बॉल से खेल रही थी जब अचानक एक आदमी दीवार कूदकर गार्डन में आ गया और याना का मुंह दबाकर उसको अपने साथ ले जाने लगा। और अमन अपने स्कूल से आ रहा था और उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ गई जो याना को उठाकर ले जा रहा था और अमन भाग कर आया और उस आदमी का हाथ दबोच लिया और उस आदमी ने अमन के मुंह और थप्पड़ बजाने शुरू कर दिए, लेकिन अमन ने उसके बाजू को अपनी दांतों में दबा रखा था। उस इंसान बहुत कोशिश की कि वो अमन से पीछा नहीं छुड़ा पाया और शोर सुनकर सभी नौकर वहां भाग आए और वो आदमी वहां याना को छोड़कर भाग गया। और जब मोना को पता चला तो उसने अमन का एहसान मानने के बजाय अमन को ही गलत बताया कि वो स्कूल से आते टाइम दरवाज़ा खोल देता है। उसने बेवजह भी अमन की गलती निकाल दी और साहिल उसकी इस हरकत पर कुल कर रह गया। अब वो अमन की मरहम पट्टी कर रहा था जो जख्मी हो चुका था। थप्पड़ मारने की वजह से उसका होंठ फट गया था और साहिल अमन का बहुत एहसान मान रहे थे। तब अमन ने कहा, चाचा जी, चाची जी मुझसे नाराज है। तब अमन ने कहा, नहीं बेटा, वो बस थोड़ी गुस्से वाली है, वो अमन के दिल पर उसकी बीवी की बुरी छाप नहीं डालना चाहते थे। तब साहिल ने कहा, अमन मेरे बेटे, तुमने आज मेरी बेटी को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तब अमन ने उदासी से कहा, चाचा जी मैं तो पूरी जिंदगी याना की रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ चाची जी, मुझे उसके पास ही नहीं आने देती। काश याना मेरी होती तो मैं एक पल के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ता, हमेशा उसकी देखभाल करता, क्योंकि याना की जो केयर टेकर है वो याना का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। उसको अकेला छोड़कर फ़ोन पर बातों में लग जाती है। वो बेचारी अकेली ही खेलती रहती है। सब उसके याना के पास जा सकते हैं, लेकिन चाची जी मुझे ही पता नहीं क्यों उसके पास नहीं जाने देती। और उसके चाचा जी उस बच्चे की बातें सुनकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। वो जान गए कि अमन याना के लिए कितना सोचता है। तब साहिल के दिमाग में एक ख्याल कौंध गया और अब साहिल ने खुश होते हुए कहा, तू हमेशा मेरी याना का ख्याल रखेगा। तब अमन ने कहा, हाँ चाचा जी। तब अमन ने कहा, लेकिन चाची मुझे उसके पास भी आने नहीं देंगी। तब चाचा जी ने कहा, अगर मैं हमेशा के लिए याना को तेरी बना दूं और फिर तुझे उससे तेरी चाची, तो क्या दुनिया की कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। मैं तुझे और याना को एक ऐसी मजबूत डोर में बांध दूंगा जिसको सिवाय तेरे कोई और नहीं तोड़ सकता, क्योंकि तब याना पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक होगा। और इतना सुनकर अमन बहुत खुश हुआ और मुस्कुराकर कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि याना सिर्फ मेरी हो। तब साहिल ने उसके माथे को चूम कर कहा, हाँ मेरे बच्चे हाँ। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और रिव्यू जरूर दीजिए और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कहानी को ड्रॉप मत करें। ये कहानी आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो रिश्ता साहिल अपनी बेटी और अमन के बीच बांध रहा है, क्या होगा उसका अंजाम, क्योंकि याना की माँ एक जहरीली नागिन है
जो अमन का अपनी बेटी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। क्या होगा जब याना जुड़ जाएगी अमन से हमेशा के लिए। एपिसोड 3। अमन सुबह से ही तैयार होकर अपने चाचा जी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसको अभी नहीं पता था उसके चाचा जी उसको कहाँ लेकर जा रहे हैं। उसको तो बस इस बात की खुशी थी कि याना हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी, वो उसको जब चाहे छू सकता है, उसके साथ खेल सकता है। मोना हमेशा की तरह आज भी क्लब गई हुई थी और याना को उसकी बेबी सिटर रख रही थी। अब साहिल बंगले में आया और याना को गोद में उठा लिया और उसकी नैनी से कहा वो आज याना को बाहर घुमाने लेकर जा रहे हैं। तो उस बेबी सिटर ने ठीक है कहा और सुख का सांस लिया, क्योंकि अब वो टेंशन फ्री होकर अपने बॉयफ्रेंड से गप्पे लड़ा सकती है। और अब साहिल 3 साल की याना को गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में पहले से ही अमन बैठा था और याना को देखकर बहुत खुश हो गया और अपने चाचा जी से कहा, चाचा जी क्या मैं याना के साथ खेल सकता हूँ। तब उसके चाचा ने मुस्कुराते हुए उसको हाँ में जवाब दिया और तभी उसने याना को सीट से उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। लेकिन याना अब 3 साल की थी, वो उसको 1 साल की समझ रहा था। तभी याना ने अपनी तोतली जुबान में कहा, मुझे नहीं बेनना तुम्हारी गोद में, तुम गंदे हो, मुझे नहीं बैठना तुम्हारी गोद में, तुम गंदे हो। और अमन ने बड़ी मुश्किल से उसकी बात समझकर कहा, याना मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खेलेंगे। तब याना ने उसको अजीब निगाहों से देखा और कहा, मुझे नहीं खेलना। और याना अपने डेड की गोद में चढ़ गई, लेकिन अमन मुस्कुराकर रह गया, क्योंकि वो उसको बोलती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। व्हाइट फ्रॉक, उस पर 2 लंबी चोटी, बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी और अमन की उससे नजरें नहीं हट रही थी। वो पूरे रास्ते उसको देखता और उसकी बातें सुनता आया था जो वो अपने डैडी से बातें करती आई थी। अब गाड़ी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस आया। वहां पर साहिल का बचपन का साथी लोगों की कोर्ट मैरिज कराता था और साहिल के सब हालात उसको पता थे, इसलिए उसने साहिल का साथ दिया, क्योंकि साहिल जानता था उसकी बीवी उसकी बेटी की शादी अपने ही जैसे लोगों में कर देगी और ये साहिल कभी नहीं चाहता था। इसलिए अमन से बेहतर अपनी बेटी के लिए उसको कोई लगा ही नहीं। और अमन का बैकग्राउंड क्या है ये साहिल अच्छी तरह जानता था, बस उसकी बीवी ही अनजान थी। वरना जिस दिन उसकी बीवी को एहसास होता या वो अभी भी गांव के लोगों से बेवजह की नफरत छोड़कर देखे तो अमन बहुत प्यारा बच्चा था, उस दिन वो अपनी बेटी की किस्मत पर नाज करेगी। इसलिए अब साहिल ने अपनी बीवी को बिना बताए याना की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया था, क्योंकि साहिल अपनी बेटी को हर हाल में एक मजबूत सहारे के साथ बांधना चाहता था, जो उसके लिए बेहतरीन हमसफर साबित हो। और याना के लिए अमन से ज्यादा और कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। अब अमन के दोस्त ने मैरिज पेपर तैयार करके उस पर अमन के साइन लिए और याना की जगह साइन उसके बाप साहिल ने कर दिए, जब तक याना बड़ी ना हो। और फिर ऑफिस में ही पंडित को बुलाया और अमन के हाथों याना की मांग में सिंदूर भरवा दिया और गले में मंगलसूत्र। और साहिल ने याना को प्यार से समझाते हुए उसको एक गुड़िया का लालच देकर 7 फेरे दिला दिए। पंडित जी फेरे पड़ रहे थे और 11 साल का अमन याना का हाथ पकड़कर फेरे ले रहा था और इस तरह याना गहलोत याना अमन शेखावत बन गई। लेकिन याना को ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया जा चुका है, वो फैसला जो एक औरत की पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। और ये फैसला याना के नासमझी की उम्र में ही हो गया था और उसको खबर भी नहीं थी, लेकिन जिस दिन उसको खबर होगी तब क्या फैसला लेगी वो लड़की बस वक्त ही जानता था। याना को तो कुछ नहीं पता था उसके साथ क्या हुआ है, हाँ, लेकिन अमन समझदार था, उसको पता था कि उसके चाचा ने उसकी शादी याना से करा दी है, इसलिए वो बहुत खुश था। लेकिन उसके चाचा ने इस बात का किसी से भी जिक्र करने से मना कर दिया था और याना से भी नहीं, जब तक याना समझदार ना हो जाए। और अमन ने अब अपने चाचा जी की बात को मान लिया था और अब अमन बहुत खुश था, लेकिन याना अभी भी उससे बात नहीं करती थी। धीरे धीरे वक्त बढ़ने लगा, अमन के भी अब दोस्त बन चुके थे, वो उनके साथ घुल मिल गया था। लेकिन सोते टाइम खिड़की से याना को देखना नहीं भूलता था, क्योंकि उसका रूम अमन की खिड़की से साफ दिखता था और अमन उसको जब देखता था तो खिड़की का शीशा बंद होता था, लेकिन उससे शीशे बाहर का सब दिखता था, बाहर वाले को अंदर का नहीं दिखता था। और अमन को पता था अगर उसने खिड़की खोली तो उसकी चाची की नज़र उस पर पड़ जाएगी तो वो नाराज होगी। अमन को वजह तो भी पता थी, लेकिन इतना जरूर पता था उसकी चाची उसको पसंद नहीं करती, इसलिए वो रात को खिड़की से याना को देखना नहीं भूलता था। अब अमन पाए मन लगा कर पढ़ने लगा। वक्त अपनी तेजी से बढ़ रहा था। याना 10 साल की हो चुकी थी और अमन 17 साल का। याना अक्सर अपने मामा और मासी के बच्चों के साथ खेलती हुई दिखती थी। याना अमन उसको हसरत भरी निगाहों से देखता हुआ आगे बढ़ जाता, लेकिन याना की मासी की बेटी ईशा अक्सर अमन को देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। वो अमन से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई रॉनी उसकी माँ प्रिया ने उसको सख्ती से अमन से बात करने को मना किया था। ईशा ने कई बार अपनी मासी और माँ से पूछा कि वो अमन से इतना हेट क्यों करती है,
तो उसकी मासी मोना कहती, तुम अभी छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब पता चल जाएगा, लेकिन तुम उसके आसपास भी नजर नहीं जाओगी। और ईशा को अपनी माँ की बात माननी पड़ती, लेकिन वो फिर भी छुपते छुपाते अमन से ही हेलो कर लेती थी। अमन छुट्टियों में अपने गांव चला जाता था, लेकिन याना को देखे बिना उसका दिल नहीं मानता था, इसलिए गांव से भी 1 या 2 दिन में भाग आता था। अब अमन 11th क्लास में था। वो अपने चाचा जी के साथ ही रहता था और अक्सर अपने चाचा से ही याना के बारे में बात किया करता था। और एक बार अमन अपने गांव से याना के लिए सोने की चूड़ियां लाया, जैसी उसकी माँ पहना करती थी, और उसने अपने चाचा जी से कहा कि वो ये चूड़ियां याना को देना चाहता है। तब उसकी चाचा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा ये तुम ही याना को दे दो। तब अमन ने कहा, चाचा जी आपकी बेटी मेरे हाथ से कभी नहीं लेगी, इसलिए आप ही खुद ही दे दो। तब उसके चाचा ने याना को आउट हाउस में बुलाया और याना को चूड़ियां दी, जो याना को बहुत पसंद आई, और उसने अपने पापा को किस करके थैंक यू कहा। और अमन उसको बाहर दरवाजे के पीछे से चूड़ियां अपने हाथ में पहनता देख बहुत खुश हुआ था। और याना चूड़ियां लेकर बाहर निकली तो अमन ने आहिस्ता से कहा, याना तुम्हें चूड़ियां पसंद आई? तब याना ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ पसंद आई, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, यू डर्टी फेलो। उसने अमन को वही कहा जो कुछ साल पहले उसकी माँ ने कहा था, और अमन के दिल में एक दर्द की लहर सी उठ गई। पर याना बिना उसकी तरफ देखे बाहर निकल गई और अरमान खामोशी से उसको देखता रह गया। और अमन ने आहिस्ता से खुद से कहा, किसी पत्थर की मूर्ति से मोहब्बत कर रहे हैं, ये गुनाह काबिले माफ़ी नहीं। कभी 2 घड़ी बात नहीं की तुमने, क्या ये सजा मेरी काफ़ी नहीं? और अमन आहिस्ता से रूम में चला गया और फिर उसने कभी याना से कोई बात नहीं की। एक दिन अमन स्कूल से आया था, जब उसकी नज़र याना पर गई। उसकी सैंडल झाड़ियों में फंसी हुई थी और वो उसको निकालने के चक्कर में बहुत परेशान थी। उसको कोई आसपास भी नहीं दिख रहा था, और अमन उसको परेशान देखकर उसके पास आया और उसने याना की सैंडल निकाल कर उसको दे दी, लेकिन याना ने अगले ही पल वो सैंडल दूर फेंक दी और साथ में दूसरी सैंडल भी फेंक दी। और अमन उसको हैरानी से देखता रहा। अब याना ने जहर उगलना शुरू किया। उसने अमन से चीख कर कहा, हाउ डेयर यू टच माई सैंडल, डर्टी फेलो, तुमने मेरी सैंडल को गंदा कर दिया। तब अमन आहिस्ता से कहा, लेकिन याना मैंने तो तुम्हारी मदद ही की है। तब याना ने सीने पर हाथ बांधते हुए गुस्से में कहा, मैंने मांगी तुमसे मदद क्यों की? इससे अच्छा था तुम मेरी सैंडल निकालते ही नहीं, कम से कम फेंकनी तो ना पड़ती। और उसकी बातें अमन के दिल पर चोट कर रही थी। अब अमन ने आखिर पूछ ही लिया, याना तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तब याना ने कहा, मैं किसी नौकर से प्यार नहीं करती। अब अमन ने हैरानी से कहा, नौकर? तब याना ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम मेरे डैड के नौकर हो जिसको वो अपने गांव से लाए अपनी देखभाल करने के लिए, और तरस खाकर उसको पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो नौकर अपनी औकात भूल गया है और मेरे डैड को अपनी मुट्ठी में करके मुझसे मेरे डैड को दूर कर दिया है। तुम्हारी वजह से मेरे डैड घर छोड़कर आउट हाउस में रहने लगे हैं, क्योंकि मेरी मोम तुम जैसे देहाती को पसंद नहीं करती। लेकिन मेरे डैड एक मामूली से नौकर की वजह से अपना घर ही छोड़ दिया, इसलिए आज के बाद मेरी किसी चीज़ को टच करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि फिर वो याना के काबिल नहीं रहेगी। और अमन उस लड़की को हैरानी और दुख से देख रहा था, जो आज अपनी माँ की तरह जहर उगल रही थी। अमन जान गया था उसकी माँ ने उसके दिल में अमन के खिलाफ जहर भर दिया है। उसने अपनी कमियां अमन पर थोप दी। उसके हस्बैंड ने घर अमन की वजह से नहीं बल्कि उसकी माँ की वजह से छोड़ था। और ये ना समझ लड़की बिना सोचे समझे अमन को अपने बाप का नौकर बोल रही थी, जबकि सच तो ये था उसका बाप ही अमन के घर में उसकी माँ और वो दोनों भाई बहन नौकरी करते थे। और याना जिसको उसकी औकात दिखा रही थी, उसकी औकात इतनी थी कि वो खड़े खड़े याना की 7 पुश्ते खरीद लेता, और वो उसको अपनी किसी भी चीज़ को छूने से मना कर रही थी। लेकिन ये भी उसको नहीं पता था कि वो सर से लेकर पैर तक उसकी है, उसकी चीज़ों पर नहीं उसके जिस्म पर भी उसका हक है। अमन चाहता तो एक पल में उसकी तबीयत साफ कर देता, लेकिन उसकी परवरिश में औरतों और लड़कियों की बेइज्जती करना शामिल नहीं था, और उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। उसने वही सब कहा जो उसकी माँ ने उसकी दिमाग में बैठाया, और उसकी माँ के दिमाग में यही था कि वो एक देहाती है, दूसरा गरीब घर से है। क्योंकि साहिल ने कभी उसको अपने गांव वाले परिवार का सच नहीं बताया, क्योंकि सब सच बताता तो उसको अपना भी सच बताना पड़ता कि वो एक नौकरानी का बेटा है। क्योंकि अगर वो सच बता देता तो उसको पूरा यकीन था मोना जैसी मक्कार औरत एक पल नहीं लगाती समाज में और उसकी बेटी की नज़रों में उसकी इज्जत गिराने में, इसलिए उसने मोना से कुछ नहीं बताया। और अमन तो अपनी चाची से बात ही नहीं करता था, इसलिए अमन याना से बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। याना की बातों ने अमन के दिल पर बहुत गहरा जख्म कर दिया था, और फिर अमन ने अपने चाचा के घर को छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो तो खुद वहां रहना नहीं चाहता था।
क्योंकि उसकी चाची की नफरत भरी नज़र उसको बर्दाश्त नहीं थी। हालांकि उसकी चाची की चाची और उसकी फैमिली के सिवा उसके चाचा और घर के सभी नौकर को अमन बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसके यहाँ रहने की सबसे बड़ी वजह याना थी, जिसकी खातिर वो अपने माँ बाप से दूर और अपने गांव से दूर होकर रह रहा था। वरना अपनी चाची के रवैया देखकर तो वो शुरू में ही वो यहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके चाचा के समझाने पर और याना का ख्याल करते ही उसने भी अपना मन पक्का कर लिया था। अब वो चाची की नाराजगी परवाह किए बिना वहाँ रहता था, और तब से तो वो बहुत खुश रहने लगा था, जब से उसको एहसास हुआ था कि याना सिर्फ उसकी है और एक दिन उसके प्यार को समझेगी। लेकिन आज जो याना ने उसके सामने जहर उगला था, उससे अमन बहुत ज्यादा हट हुआ था और अब उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। तब उसके चाचा ने उसको बहुत रोका। सब नौकर भी उसके जाने से रो रहे थे, क्योंकि अमन को यहाँ आए 8 साल हो चुके थे और अमन सबका ही दिल जीत चुका था। लेकिन अब उसके अचानक यूं जाने से सभी परेशान थे। अब अमन ने उनको सच ना बताकर बस इतना कहा कि अब वो हॉस्टल में रहकर दोस्तों के साथ स्टडी करना चाहता है, क्योंकि उसको अकेले पढ़ने में दिक्कत हो रही है और वो चाहे कितने बहाने देता, लेकिन उसके चाचा सब समझ गए। तब आहिस्ता से कहा, बेटा मैं तो अपनी बीवी को पीछे 18 साल से झेल रहा हूँ, तू एक बार में ही हार मान गया। तब अमन ने आहिस्ता से कहा, चाचा जी मैंने हार नहीं मानी है, लेकिन अब मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा। इतने साल रह गया इसलिए ही तो, लेकिन अब मुझे अपनी स्टडी में सीरियस होना है, इसलिए जा रहा हूँ। और अब अमन वहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता था और वो हॉस्टल आ गया और अपनी इंटर उसने हॉस्टल में रहकर ही की। और फिर उसकी कद काठी लंबी तगड़ी थी, इसलिए उसका जल्दी ही फोर्स में सिलेक्शन हो गया और उसने आर्मी में 10 साल कड़ी मेहनत की और कई मिशन सक्सेस किए और अपनी मेहनत और काबिलियत से वो अब जनरल मेजर बन गया था। लेकिन अमन ने उस दिन के बाद याना की तरफ देखा भी नहीं। बस वो इस दौरान अमन बस एक बार अपने चाचा से मिलकर चला गया था और आज 10 साल बाद उसके चाचा की चिट्ठी आई थी और उन्होंने उसको चिट्ठी में वापस आने के लिए कहा। उसकी इज्जत खतरे में थी। याना पर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका था। उसको किडनैप करने की भी कोशिश की गई है। कौन कर रहा है ये किसी को पता नहीं चल रहा है, इसलिए याना की मां मोना याना की शादी अपने दोस्त के बेटे से करा रही थी और याना भी उसको पसंद करती थी। और अमन ने सोच रखा था, याना चाहे उससे कितनी ही नफरत क्यों ना करे, लेकिन वो याना को किसी और का कभी नहीं होने देगा, क्योंकि याना जैसी भी सही उसकी बीवी थी, उसकी इज्जत थी। अगर याना उसके साथ जिंदगी नहीं बिताना ना चाहे तो ना बिताए, लेकिन वो याना को अकेला रहने पर मजबूर कर देगा, लेकिन किसी और मर्द को उसकी जिंदगी में नहीं आने देगा। अब उसको उस पत्थर दिल लड़के के सामने जाना था, लेकिन अब अमन पूरी तरह से बदल गया था। अब वो खामोश रहकर सब सही गलत बर्दाश्त करने वाला नहीं था। फौज में आकर वो बहुत खतरनाक और गुस्से वाला हो गया था। उसके गुस्से से उसके परिवार वाले क्या पूरी आर्मी खौफ खाती थी, यहाँ तक कि गुस्से में उसके सीनियर को भी चुप लगाना पड़ता था। और क्योंकि वो जानते थे वो कितना काबिल अफसर है, इसलिए वो भी उसके हर फैसले में उसके साथ होते थे। अब वो अमन चैन नहीं था, बल्कि दुश्मनों की तबाही था, लोगों का सुकून छीनने वालों में से था। उसका खौफ सरहदों के पार भी फैला हुआ था और समय के साथ शानदार पर्सनैलिटी और बहुत हैंडसम हो चुका था। सबज रंग आंखें, खूबसूरत नैन नक्श और उसका गेवा रंग और उस पर उसकी बिल्ली जैसी आंखें लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती थी। उसका गेवा रंग उसकी फौजी की वर्दी में अलग ही कहर बरपाता था। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। फौज में रहने वाली हर लड़की और उसके गांव की लड़कियां अमन के लिए अपना दिल हथेली पर रखकर अमन के आगे पीछे घूमती थी, लेकिन अमन के दिल को तो एक ही का प्यार पाने की जिद लगी थी, और वो थी उसकी बीवी याना, जो उससे बेहद नफरत करती थी। उसके दुश्मन उसका चेहरा देखकर उसको मासूम समझने की भूल करते थे, लेकिन उसकी बॉडी जाहिर कर देती थी उसका चेहरा उसकी बॉडी से अलग है। उसका चेहरा देखकर उसको जज मत करो, और लोग उसका हौसला देखकर, उसकी कामयाबी और उसके खतरनाक मिशन को देखकर भी उसका लोहा मानते थे। और अब वो 10 साल बाद फिर से उस जगह आ रहा था, उस पत्थर दिल लड़की की हिफाजत करने जिसकी वजह से वो यहाँ से चला गया था। अब क्या होगा आगे, जब अमन इतना बड़ा अफसर होकर और इतने अमीर परिवार से होकर अपनी ही बीवी याना का एक मामूली सा बॉडीगार्ड बनकर रहेगा, और याना कैसे ट्रीट करेगी अमन को। और अब इतने गुस्से वाला अमन क्या बर्दाश्त कर पाएगा याना की बदतमीजियों को, या होश ठिकाने लगाएगा इस अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी के। जानने के लिए जुड़े रहे हमारी कहानी के साथ। एपिसोड 4। और अब अमन टैक्सी में बैठा था और अमन ने अपने कानों से हेडफोन लगा लिया और अपना फेवरेट गाना चला लिया। वो लड़की खूबसूरत सी, किसी पत्थर की मूर्त सी, कुछ ऐसे दिल में आ बैठी, बनी इसकी जरूरत सी। वो लड़की खूबसूरत सी, किसी पत्थर की मूर्त सी, कुछ ऐसे दिल में आ बैठी, बनी इसकी जरूरत सी। अजब सा हाल होता है वो जब दिल के करीब आए, उसे पा लूं तो इस दिल को चैन आए।
वो जब हंस दे तो दिल हंस दे, वो खफा कर वो इस दिल को दुख बस दे, करे दिल पे हुकूमत सी, वो लड़की खूबसूरत सी किसी पत्थर की मूर्त सी। अब टैक्सी उस बंगले के सामने रुकी जहां वो अब से 11 साल पहले आया था। उस टाइम वो एक डरा सहमा सा बच्चा था, लेकिन आज एक बहादुर ऑफिसर पूर कॉन्फिडेंट के साथ खड़ा था। अब चौकीदार ने उसको पहचान लिया था और एकदम मुस्कुरा कर दरवाज़ा खोला और उसको सीने से लगा कर कहा, बेटा इतने सालों बाद आज तुमने अपना चेहरा दिखाया है। तब अमन ने मुस्कुरा कर, अंकल बस अब नौकरी पर होता हूँ तो छुट्टियां नहीं मिलती, लेकिन वजह वो सब जानते थे इसलिए वो मुस्कुरा कर रह गए। अब अमन अंदर अपने चाचा जी के पास गया। वो आज भी आउट हाउस में रहते थे। अमन को अपने चाचा की हालात पर बड़ा तरस आता था, क्योंकि इतने बड़े बंगले का मालिक लेकिन एक मामूली आदमी की तरह आउट हाउस में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अपना कहने के लिए बस उसके पास उसकी किताबें थी, कहने को बीवी थी और बेटी थी, लेकिन सब कहने को थी उससे उसका हाल तक कोई नहीं पूछता था। जब अमन रहता था तो वो उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता था, उनको टाइम पर दवा देना, रात को सोते टाइम उनके पैर दबाता था, क्योंकि ये उसकी माँ ने सिखाया था कि बड़ों की सेवा करने से इंसान कामयाब हो जाता है। इसलिए वो उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनकी देखभाल किया करता था। लेकिन उनकी बेटी ने इसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया था, इसलिए अमन को जाना पड़ा। लेकिन वो जाने से पहले उनके लिए एक हवेली से बुलाकर एक वफादार नौकर रख कर गया था, जो पूरी ईमानदारी से अब तक उसके चाचा की देखभाल कर रहे थे। अब अमन अपने चाचा के आउट हाउस में आया और उसके चाचा उसको देखकर बहुत खुश हुए और उसको सीने से लगा लिया। अब कुछ देर बाद अमन ने कहा, चाचा जी याना पर कब और कैसे अटैक हुए, मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए। और फिर उसके चाचा ने उसको सब कुछ बता दिया। और अब अमन ने उनसे कहा, आप मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं यहाँ स्पेशल आर्मी फोर्स के मिशन पर आया हूँ। तब उसके चाचा ने ठीक है कहा और कुछ देर इधर उधर की बातें करके अमन बाहर जाने लगा। तब उसके चाचा ने कहा, अमन बेटा क्या अब तुम यहाँ नहीं रहोगे? तब अमन ने कहा, नहीं चाचा जी। और तब उसके चाचा उसके यहाँ ना रहने की वजह समझ गए और उन्होंने एकदम कहा, बेटा अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो कोई बात नहीं, इस एरिया में मेरा एक अपार्टमेंट खाली पड़ा है, तुम वहाँ स्टे कर सकते हो। तब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, चाचा जी मैं आपके आसपास ही हूँ। तब चाचा ने हैरान होकर पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। तब अमन ने कहा, मैंने आपके बंगले से कुछ ही दूरी पर मिस्टर मल्होत्रा का बंगला खरीद लिया है। तब उसके चाचा ने हैरान होकर कहा, कब खरीदा? तब अमन ने बताया, यहाँ आने से कुछ टाइम पहले। तब उसके चाचा ने, लेकिन बेटा वो तो इस शहर का सबसे महंगा और खूबसूरत बंगला है और मिस्टर मल्होत्रा तो उस बंगले को बेच भी नहीं रहे थे। तुमने कैसे खरीदा? क्योंकि मैंने भी एक बार उनसे बात की थी, तब उन्होंने मना कर दिया था। तब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, चाचा जी पैसे से सब मुमकिन है, जब सामने वाले के मुंह पर आप 3 गुना पैसा फेंक कर मारोगी तो हर कोई मानना तो पड़ेगा। और चाचा जी मुस्कुरा कर कहा, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी इस बंगले को इतना महंगा खरीदने की, जबकि तुम अपने रहने के लिए तुम कोई अपार्टमेंट भी ले सकते थे, तुम्हारे लिए तो वो भी काफी था। तब अमन आहिस्ता से गहरा सांस लिया और आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि वो बंगला बचपन से मेरी बीवी को बहुत पसंद था और मैंने सोच लिया था एक दिन इस बंगले को खरीदना है, इसलिए मैंने उस बंगले को खरीद लिया। तब साहिल ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत खुशनसीब है मेरी बेटी जिसको तुम जैसा हम सफ़र मिला, जो उसकी एक ख्वाहिश के लिए करोड़ों में आग लगा दे। शायद मैं उसका बाप हूँ और इस शहर के सबसे अमीर लोगों की गिनती में आता हूँ, लेकिन उसकी हर ख्वाहिश को तो मैं भी पूरा नहीं कर सकता जो तुम कर रहे हो। काश मेरी बेटी तुम्हारी कदर समझ आ जाए। और फिर कुछ देर बात करके अमन बाहर निकल गया। अभी वो आगे बढ़ा ही था जब उसकी नज़र याना पर गई, जो गार्डन में बनी जिम में एरोबिक कर रही थी। ब्लैक शॉर्ट, उस पर ब्लैक स्पॉट ब अंडरस्कोर और पैरों में ब्लैक स्टॉकिंग थी और इन 2 पीस में उसका चांदी जैसा बदन चमक रहा था, पतली लंबी किसी बाबी डॉल जैसी लड़की उसकी अमन की तरफ उसकी पीठ थी और वो दुनिया जहां भुलाए अपनी एरोबिक कर रही थी और अमन एकटूक देख रहा था। और सबसे ज्यादा दुख उसको उसके पहनावे से हुआ था, क्योंकि वो तो उसको एक फूल की तरह रखना चाहता जिसकी खुशबू भी किसी गैर मर्द को ना लगे, उसके जिस्म पर उसके सिवा किसी और की नज़र भी ना पड़े। लेकिन वो ये सब सोच सकता था, कर नहीं सकता था, क्योंकि उस लड़की के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वो उस पर पूरा हक रखता था, फिर भी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। तब अमन के कानों में जगजीत सिंह की एक गज़ल गूंजने लगी। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। अब याना तौलिए से चेहरा साफ करती हुई अंदर चली गई और अमन आगे बढ़ने लगा जब उसकी नज़र सामने वाली बिल्डिंग पर गई जहां 2 लड़के हाथ में दूरबीन लिए याना को देख रहे थे और हंस रहे थे। और अमन का खून खोल गया।
अब उसमें से एक लड़के ने दूरबीन हटाते हुए कहा, उफ यार, ये मक्खन मलाई, कभी कभी मन करता है इसको लपेट कर खा जाओ। दूसरे ने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, यार कितना चिकना बदन है इसका, मेरी शादी हो जाए तो। मैं अभी आगे कुछ कहता तभी किसी ने पीछे से उन दोनों की गर्दन दबोच ली और उन दोनों का सर आपस में दे मारा। और फिर उन लड़कों की जो बुरी हालत की गई है, वो लड़के अब रो रो कर माफी मांग रहे थे। तब अमन ने उनके बाल पकड़ते हुए कहा, अगर आज के बाद उस लड़की को नजर उठाकर देखने की भी गलती की तो बेटा तुम्हारा करियर खा जाऊंगा मैं, जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा दूंगा। अब उन दोनों लड़कों ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो अमन भैया, हमसे गलती हो गई। वो लड़के अमन को पहचान चुके थे, क्योंकि अमन उस एरिया में 8 साल गुजार कर गया था, इसलिए कुछ आसपास के लोग अमन को जानते थे। इसलिए वो अमन से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे और पीछे उनके माँ बाप खड़े थे। उन्होंने अलग उनको पीटा और मौका देखकर साहिल मोना के पास गया अमन के बारे में बात करने। उसको देखते ही मोना ने कहा, साहिल क्या हुआ, मैंने तुम्हें बॉडीगार्ड रखने के लिए कहा था। तब साहिल ने कहा, मैं उस बारे में ही तुमसे बात करने आया था, मैंने बॉडीगार्ड रख लिया है याना के लिए। तब उसकी माँ रेशमा जो वही बैठी सोफे पर कॉफी पी रही थी एकदम बोली, किसको रख लिया साहिल? तब साहिल ने आहिस्ता से कहा, अपने भतीजे अमन शेखावत को। और इतना सुनते ही उन दोनों को एक जोरदार झटका और मोना ने एकदम खड़े होकर कहा, साहिल तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं उस गंवार देहाती को अपनी बेटी के आसपास भी देखना नहीं चाहती और तुम उसको मेरी बेटी का बॉडीगार्ड बना रहे हो। तब साहिल ने कहा, मोना मुझे याना के लिए अमन से बेहतर और कोई बॉडीगार्ड नहीं लगा। देखा भाला बच्चा है, यही पला बड़ा है और वो याना के लिए अपनी जान भी दाव पर लगा सकता है। तब मोना ने गुस्से में कहा, कुछ भी हो साहिल, मैं उसको अपनी बेटी का बॉडीगार्ड नहीं रखूंगी। तब साहिल ने मोना को समझाते हुए कहा, और किसको रखोगी, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी भरोसेमंद नहीं है। और तुमने इससे पहले भी एक बॉडीगार्ड रखा था ना, क्या उसने खुद दुश्मनों के हाथों बिक गया और तुम्हारी बेटी को किडनैप करवाने लगा? वो तो किस्मत अच्छी थी, वो उसको किडनैप नहीं कर पाए। अब बताओ ऐसे में किस पर भरोसा करोगी? अभी मोना कुछ कहती तुरंत उसकी माँ ने कहा, साहिल तुम जाओ, मोना को मैं समझा दूंगी, याना का बॉडीगार्ड तुम्हारा भतीजा अमन ही बनेगा। और साहिल खामोशी से बाहर निकल गया। अब उसकी माँ ने मोना से कहा, मोना आई थिंक साहिल ठीक कह रहा है, उससे ज्यादा भरोसेमंद हमारी याना के लिए कोई नहीं हो सकता। तब मोना ने कहा, वो सब तो ठीक है मम्मी, लेकिन वो लड़का बचपन से मेरी याना को एक हसरत भरी निगाहों से देखता था, इसलिए मुझे डर है कहीं वो मेरी याना को अपने प्यार के जाल में ना फंसा ले। आखिर मोना ने अपना असली डर जाहिर कर दिया था, क्योंकि मोना ने अक्सर अमन की नज़रों में याना के लिए जज्बातों का समुंदर देखा था, एक जुनून, एक तड़प देखी थी। याना इतनी समझदार नहीं थी कि किसी की आंखों को पढ़ सके, लेकिन उसकी माँ समझदार थी। वो अमन का याना को बेताब होकर देखने का मतलब जानती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी वो उसकी बेटी के आसपास भी आए। इसलिए उसने याना के समझदार होते ही उसके दिल में अमन के लिए जहर घोलना शुरू कर दिया, ताकि याना अमन की शक्ल से भी नफरत करने लगे। और वही हुआ। अब याना अपनी माँ से ज्यादा अमन से नफरत करती थी, उसके नाम तक से चिढ़ती थी। अब मोना की माँ रेशमा ने कहा, ओ कम ऑन मोना डार्लिंग, अब याना कोई टीनेज लड़की नहीं है जो किसी अनपढ़ देहाती के बहकावे में आ जाएगी। वो 20 साल की समझदार लड़की है, और जितना तुमने उसके दिल में अमन के खिलाफ जहर भर दिया है, वो तुमसे ज्यादा नफरत करती है अमन और देहाती लोगों से। और बेबी एक बात जरा सोचो, अगर तुम किसी और को बॉडीगार्ड रखती हो तो उसको कम से कम 1 लाख पर मंथ तुम्हें देना होगा, लेकिन ये अमन तुम्हारे पति के एहसानों तले दबा एक गरीब मामूली सा गांव का बच्चा है, और मुझे ऐसा लगता है वो बेरोजगार है, इसलिए ही तो वो याना का बॉडीगार्ड बनने के लिए राजी हो गया। अब ऐसे में जो तुम उसको दे दोगे 10-15 हज़ार, वो चुपचाप रख लेगा और अपनी जान से ज्यादा वो याना की हिफाजत करेगा। और अगर कोई भी बात होती है तो उसका सारा दोष तुम अपने पति पर और उस लड़के पर डाल सकती हो और उसको जेल तक पहुंचा सकती हो। फिर 1 साल की तो बात है, इस साल याना का ये फाइनल ईयर हो जाएगा, वो सिद्ध से शादी करके अमेरिका सेटल हो जाएगी। इसलिए इतना मत सोचो, साहिल की बात मान लो और वो सिर्फ याना का बॉडीगार्ड रहेगा। और एक बॉडीगार्ड की औकात एक नौकर से ज्यादा नहीं होती। और याना का मिजाज तुम अच्छी तरह जानती हो, वो उस अमन शेखावत का जीना हराम करके रख देगी। वो 1 साल में ही उल्टे कदमों अपने गांव को वापस भागता पाएगा। और अब दोनों जोर से हंसी और मोना ने कहा, ये मम्मी, ये तो आप ठीक कह रही हो, मेरी बेटी मुझसे भी 2 कदम आगे है, हर किसी को उससे डर लगता है। अब ये डर्टी फेलो तो गया काम से। और वो दोनों फिर से हंसने लगी। अगले दिन याना कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई थी, जब मोना ने कहा, बेबी मैंने आपके लिए न्यू बॉडीगार्ड रख लिया है। अब याना ने अपने होठों पर लिपस्टिक का टच लगाते हुए कहा, अब किसको रख लिया मोम? तब उसकी माँ ने मुस्कुरा कर कहा,
तुम्हारे डेट के देहाती भतीजे अमन शेखावत को, और याना ने एकदम अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, आर यू मैड, क्या बोल रही हैं आप? वो डर्टी फेलो, डेट का पुअर विलेज बॉय, आप उसको मेरा बॉडीगार्ड बना रही हैं। तब उसकी माँ ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, बेटा हमारी मजबूरी है उसको रखना, क्योंकि जब तक कोई भरोसेमंद इंसान नहीं मिल जाता हमें उसको रखना पड़ेगा, और 1 साल की तो बात है, फिर तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। तब याना ने कहा, नो वे मोम, मुझे उस डर्टी फेलो की शक्ल तक पसंद नहीं और आप उसको मेरा बॉडीगार्ड बना रही हैं। तब उसकी माँ ने मुस्कुरा कर कहा, रिलैक्स बेटा, वो आपका बॉडीगार्ड बनेगा, आपका हस्बैंड नहीं, इसलिए इतना मत सोचो। तब याना ने हंसते हुए हाथ ब्रेसलेट पहनते हुए कहा, वो और मेरा हस्बैंड, उसकी औकात मेरी एक जूता खरीदने की नहीं है। वो मेरा हस्बैंड क्या बनेगा, बेचारा बॉडीगार्ड बनकर ही जिंदगी भर रिग्रेट फील करेगा। बेचारा एक बार बचपन की बेइज्जती झेल कर उस दिन ही हमारा घर छोड़कर भाग गया। ऐसा ना हो मेरा बॉडीगार्ड बनकर वो दुनिया छोड़कर भाग जाए। और अब दोनों माँ बेटी जोर से हंसने लगी और याना बाहर आ गई और अमन कुछ ही दूरी पर खड़ा था, उसको आते हुए देख रहा था, जिसने ब्लैक लेदर की बॉडी फिट शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी, एक रेड कलर का क्रॉप टॉप जिसमें स्लीव के नाम पर 2 पतली पतली सटिप थी, और उसका पूरा सीना, कंधे और पेट सब में से उसकी दूध जैसी रंगत छलक रही थी। कंधे पर सीने के पास 2 बिल्ली के पंजे वाले टैटू बने थे, और एक टैटू उसकी नाभि पर बना था और उसकी नाभि पर एक बूंदा लटका था। बारीक नैन नक्श, खूबसूरत कटावदार होंठ और हल्की भूरी आंखें जिसको मेकअप से सजाकर और कातिल बनाया हुआ, और शोल्डर कट हेयर, और उनमें जगह ब्लू कलर चमक रहा था। कुछ टैटू उसकी कलाई पर भी बने थे, घुटनों तक आते ब्लैक बूट। वो चलती फिरती कयामत थी, बेहद हसीन, किसी बाबी डॉल के जैसी, और इसलिए वो भी अपने हुस्न को भरपूर तरीके से लोगों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती थी, और लोगों की हवस भरी कमेंट को तारीफ समझकर खुश होती थी, और लोग उसको देखकर अपना दिल थाम कर रह जाते थे। अभी भी उसके गार्ड से लेकर सभी नौकर उसको देख रहे थे और अमन गहरा सांस लेकर रह गया। अमन उसको आज कई सालों बाद देख रहा था। अब अमन को वो जितनी प्यारी लग रही थी, उसका हुलिया देखकर उसको उतना ही दुख हो रहा था। उसका दिल कर रहा था काश वो उस लड़की को उठाकर अपने सीने में छुपा ले, या कहीं दूर ले जाए जहां उस लड़की को उसके सिवा कोई और ना देख सके। लेकिन ऐसा सिर्फ वो सोच सकता था, फिलहाल कर नहीं सकता था। अब अमन को याना को देखकर अपने गांव की लड़कियां याद आई, उसकी बहनें जो सादा से सूट सलवार में रहती थी, और अमन के सामने वो दुपट्टा भी सर से उतरने नहीं देती थी, क्योंकि उन सबको अमन के गुस्से से खौफ आता था, जो उनके पहनावे में जरा सी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता था, और जो उसकी सबसे पहले इज्जत थी, उसकी मोहब्बत थी, उसकी बीवी, वो खुलेआम अपने जिस्म की नुमाइश करती थी। उन पर वो किसी की गंदी निगाह भी बर्दाश्त नहीं देखना चाहता था, और खुद याना की सगी बुआ गंगा की लड़कियां वो भी ऐसी ही थी, जिनका याना नाम तक नहीं जानती थी, क्योंकि उसके बाप ने कभी जिक्र ही नहीं किया था उनके बारे में। याना को सिर्फ अपने माँ के परिवार वालों के बारे में पता था, बाप के परिवार में से वो सिर्फ अमन को जानती थी। अब याना जैसे ही बाहर आई तो उसके डैड ने याना के पास आकर कहा, याना बेटा आज आप अपनी गाड़ी में नहीं जाएंगी। तब याना ने हैरान होकर कहा, तो डैड फिर किस कार में जाऊंगी? तब उसके बाप ने उसको हाथ के इशारे से सामने खड़ी गाड़ी को दिखाते हुए कहा, इस गाड़ी में। और याना ने सामने खड़ी ब्लैक कलर की चमचमाती लैम्बोर्गिनी को देखा और खुशी से चीखते हुए कहा, ओ माय गॉड, ये तो लैम्बोर्गिनी टॉप मॉडल है जो अभी लॉन्च हुआ। मेरी फ्रेंड तो अभी इसको लेने का सोच ही रही है, और डैड आपने लाकर भी खड़ी कर दी। ओह थैंक यू सो मच डैड। अब उसने खुशी से उछलकर अपने डैड के सीने से लग गई, और अब साहिल ने मुस्कुरा कर अमन की तरफ देखकर अंगूठा दिखाकर उसको डन इशारा दिया, और अमन मुस्कुराया, क्योंकि वो कार उसका बाप लेकर नहीं आया था, अमन लेकर आया था, और इस कार को लाने की एक बहुत बड़ी वजह थी। एपिसोड 5। याना ने सामने खड़ी ब्लैक कलर की चमचमाती लैम्बोर्गिनी को देखा और खुशी से चीखते हुए कहा, ओ माय गॉड, ये तो लैम्बोर्गिनी टॉप मॉडल है जो अभी लॉन्च हुआ। मेरी फ्रेंड तो अभी इसको लेने का सोच ही रही है, और डैड आपने लाकर भी खड़ी कर दी। ओह थैंक यू सो मच डैड। अब उसने खुशी से उछलकर अपने डैड के सीने से लग गई, और अब साहिल ने मुस्कुरा कर अमन की तरफ देखकर अंगूठा दिखाकर उसको डन इशारा दिया, और अमन मुस्कुराया, क्योंकि वो कार उसका बाप लेकर नहीं आया था, अमन लेकर आया था, और इस कार को लाने की एक बहुत बड़ी वजह थी। और वजह ये थी कि अमन याना की कार में बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको अपनी बीवी कोई चीज़ भी इस्तेमाल करना गवारा नहीं था। अब अमन उसको अपने डैड के साथ बात करते हुए देख रहा था, जो खुशी खुशी अपनी दोस्तों को नई कार लेने की खुशी में पार्टी देने की बात कर रही थी। अब अमन देखकर अमन के पास खड़े ड्राइवर ने कहा, सर शक्ल सूरत से तो आप किसी अच्छे घर के लगते हैं, फिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो आपको इस मौत के कुएं में कूदना पड़ा?
तब अमन ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब? अब ड्राइवर ने कहा, सर आप मुझे भले इंसान लगते हैं इसलिए आप पर भरोसा करने को जी चाहता है, क्या मैं कर सकता हूँ? तब अमन ने उस अच्छे खासे स्मार्ट लड़के को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, हाँ ठीक है कर सकते हो। तब वो जो कब से भरा बैठा था अमन के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। अब अमन ने परेशान होकर कहा, आखिर बात क्या है? तब उसने आंसू साफ करते हुए कहा, सर मेरी कहानी बड़ी दर्द भरी है। तब उसने कहा, मैं इन दोनों माँ बेटी के चक्कर में बहुत बुरा फंस चुका हूँ, मोना गहलोत पर उसकी बेटी याना गहलोत, क्योंकि ये दोनों माँ बेटी एक नंबर की चुड़ैल है। तब अमन ने कहा, डिटेल में बताऊं क्या बात है? तब उस ड्राइवर ने कहा, मैं 2 साल पहले पिज्जा हट में काम करता था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन वहां मैंने याना मैडम और उनकी दोस्त को देखा जो अक्सर वहां पार्टी करने आती थी, और याना मैडम को देखकर मुझे एक तरफा इश्क का बुखार चढ़ गया और मैं अपनी औकात भूलकर एक दिन याना मैडम को पर्पस कर बैठा। तो याना मैडम ने मुस्कुराकर मुझे एक होटल में बुलाया और मैं खुशी खुशी वहां चला गया। वहां उन्होंने अपनी दोस्तों को भी बुलाया हुआ था। पहले तो याना मैडम ने मेरे ऊपर अपना और अपनी दोस्तों के खाने का बिल फाड़ा, जो मैंने भी मोहब्बत की उमंग में भर दिया। आखिर इतनी खूबसूरत परी जैसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, मैंने भी अपने पूरे साल का अमाउंट उन पर और उनकी सहेलियों पर कुर्बान कर दिया। और फिर याना मैडम मुझे होटल के कमरे में ले गई। मैं खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा था। फिर उन्होंने मुझसे मेरे कपड़े उतारने को कहा। अब अमन के फेस की रगें गुस्से के मारे खींचने लगी थी। अभी तक तो वो उस ड्राइवर की बातें मुस्कुराते हुए सुन रहा था, लेकिन अब उसकी इस रूम में जाकर कपड़े उतारने वाली बात पर याना के और उस ड्राइवर पर खून खुलने लगा था। लेकिन अभी अमन बर्दाश्त करे खड़ा रहा, क्योंकि वो एक समझदार सोल्जर था, किसी भी नतीजे पर बिना सोचे समझे नहीं जा सकता था। अब उस ड्राइवर ने रोते हुए कहा, मैंने जोश जोश में अपने सारे कपड़े उतार दिए और फिर जो याना मैडम और उसकी दोस्तों ने मिलकर मुझे बहुत पीटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक गांव का लड़का हूँ और गरीब हूँ। मेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी औकात भूलकर याना मैडम को प्रपोज करने की, इसलिए उन सब ने मिलकर पहले मुझे कुत्ते की तरह पीटा और फिर मेरा एमएमएस बनाया। तब से मैं किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहा। और याना मैडम ने कहा वो इस वीडियो को मेरी फैमिली को भेजेगी और सोशल मीडिया पर डालेंगी, और मैंने रो रो कर माफ़ी मांगी। तब उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी, मुझे सजा के तौर पर उनका ड्राइवर बनकर रहना पड़ेगा। और मुझे ये सजा बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इससे मैं याना मैडम को रोज देख पाऊंगा। अभी भी इश्क की रमक बाकी थी, लेकिन ये भी गलत फहमी दूर हो गई, क्योंकि याना मैडम ने मुझे 24 घंटे के लिए अपना ड्राइवर रखा और बात बात पर बहुत मारती है। एक दिन की भी छुट्टी नहीं देती, 1 मिनट भी वेट करना पसंद नहीं। अगर मैं संडास भी करने जाता हूँ तो याना मैडम कॉल पर कॉल कर देती है और मुझे उठकर भागना पड़ता है, और अगर थोड़ी सी भी देर कर दूँ तो उसकी डायन माँ मेरे ऊपर कुत्ते छोड़ देती है, जो मुझे भगा भगा कर काटते हैं। और तब से मेरे इश्क का बुखार पिछवाड़े से निकल गया। अब मैं उस दिन को कोसता हूँ जब मैंने इस लड़की को देखा था और इसको प्रपोज कर बैठा। अब ऐसे ही भागते दौड़ते मेरे माँ बापों ने मेरी शादी करा दी, लेकिन याना मैडम की वजह से मैं ठीक से अपनी बीवी के साथ सुहागरात भी नहीं बना पाया। जब भी उसके करीब जाता हूँ, याना मैडम तुरंत आने का ऑर्डर जारी कर देती है और हर बार मुझे धमकी देती है और वीडियो वायरल करने की बात करती है। और जब से मेरी शादी हुई है तब से और भी ज़्यादा डर बैठ चुका है। ये दोनों माँ बेटी मेरी जिंदगी तो नर्क बना चुकी है। अब वो फिर से अमन के कंधे पर सर रख कर रोने लगा। तब अमन को उसकी हालत पर वाकई तरस आया और अमन ने उसकी पीठ थपथपा कर कहा, फिक्र मत करो, अब तुम्हें जल्द ही आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि मैं जल्द ही इस चिड़िया के पर काट कर इसको पिंजरे में डाल कर ले जाऊंगा। तब उस ड्राइवर ने कहा, क्या मतलब? तब अमन ने कहा, मतलब समय आने पर पता चल जाएगा। और अब अमन काम में बैठ गया और आईपैड पर काम करने लगा और यह बड्स कानों से लगा लिया। अब याना गाड़ी में आकर बैठ गई और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। याना का कॉलेज आ चुका था। मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली का सबसे बड़ा कॉलेज था और अब याना बाहर आ गई, लेकिन अमन को वो ऐसे नज़रअंदाज कर रही थी जैसे वो यहाँ है ही नहीं और उसका होना ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसने एक बार भी अमन की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा था और अमन को पूरी तरह से इग्नोर करके वो उसके साइड से निकलकर अपनी दोस्तों के पास चली गई। अब अमन बाहर आया और याना को जाते हुए देखकर उसने आहिस्ता से कहा, काश तुझे जरूरत हो मेरी तरह, और मैं नजरअंदाज करूं तुझे तेरी तरह। अब अमन आहिस्ता से आगे बढ़ गया और सब लड़कियों की आंखें बाहर निकल आई, क्योंकि सामने जो शख्सियत खड़ी थी वो उन सब लड़कियों के होश उड़ा रही थी। एक ऊंचे लंबे कद का बेहद हैंडसम लड़का, सुनहरी रंगत जिसमें हल्का लाल रंग भी मिक्स था, लंबा जो कट फेस, खूबसूरत नैन नक्श, उस पर उसकी बिल्ली जैसी आंखें, उन्ना भी होंठ, हल्के पिंक चौड़ा माथा, उस पर उसके हल्के ब्राउन बाल जो जेल से सेट किए हुए थे, कुछ उसके चौड़े माथे पर बिखरे थे।
दोनों कानों में हीरे के टॉप्स, चौड़ा सीना जो बाहर को उभरा हुआ था, और 6 पैक वाली कर्व शेप कमर और हेवी 18 इंच बाइसेप्स। उसने डार्क ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहन रखी थी। शर्ट की स्लीव कोहनियों तक फोल्ड थी। उसकी तगड़ी बॉडी में वो शर्ट फंस रही थी और शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे। उस पर उसने ब्लैक कलर की गन होल्डर जैकेट पहनी थी जिसमें कई गन लगी थी। जैकेट की चौड़ी सटेप उसके कंधे और सीने पर बंधी थी और हाथों में रॉयल पेटेक फिलिप की कीमती वॉच थी और दूसरे हाथ में सोने का ब्रेसलेट नुमा कड़ा हैवी ब्लैक कलर के बूट। बाहर निकलकर उसने आंखों पर काला चश्मा लगा लिया था और प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा और डकियों की चीख निकलने लगी थी। इतने हैंडसम बॉडीगार्ड को देखकर और लड़कियों की अब अलग अलग आवाज फजा में गूंज रही थी। ओ माय गॉड, व्हाट अ हैंडसम हंक, वो सुपर्ब, हॉट सेडक्टिव, डैशिंग। सब लड़कियों के अलग अलग कमेंट निकल रहे थे। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी अब उसकी पर्सनैलिटी को तारीफी नजरों से देख रहे थे। और याना के पास खड़ी उसकी मासी की लड़की ईशा का दिल तो बुलेट ट्रेन की स्पीड में दौड़ रहा था। अमन को देखकर उसके अंदर तो हजारों वायोलिन एक साथ बज रहे थे, क्योंकि वो तो बचपन में ही अपना दिल अमन पर हार बैठी थी और अब इतने सालों बाद उसको देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तब याना की एक दोस्त ने अमन की तरफ देखते हुए कहा, हु इज ही? तब याना ने अमन की तरफ देखा, क्योंकि अभी तक उसने अमन को देखने की जरूरत नहीं समझी थी। अब लड़कियों के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर उसने पीछे गर्दन मोड़कर देखने पर मजबूर हो गई थी। वो आगे जा रहा था, उसकी चौड़ी पीठ याना की तरफ थी। अब याना ने एक अदा से बाल झटक कर कहा, वो मेरा बॉडीगार्ड है। तब एक लड़की ने कहा, यार तुम बॉडीगार्ड भी इतने हैंडसम रखती हो, संभल कर रहना, ऐसा ना हो याना ये बॉडीगार्ड से तुम्हारा हस्बैंड न बन जाए। तब याना ने मुस्कुरा कर कहा, ओ शट अप। याना के अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं, वो अपने नौकर को ही बॉडीगार्ड बनाएगी। तब ईशा ने गुस्से में कहा, याना वो तुम्हारा कजन ब्रदर भी है। तब याना ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, वो मेरा कोई रियल कजन ब्रदर नहीं है, डेड के दूर के रिश्तेदार का बेटा है। इस बेचारे पर तरस खाकर मेरे डेड ने हमदर्दी में इसको अपने पास रखा है और इसकी स्टडी पर काफी पैसा खर्च किया है। उस एहसान के तले दबकर ये मेरा बॉडीगार्ड बनकर रह रहा है। ईशा खामोश थी, उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था याना पर, वो किस तरह से अमन की इज्जत उछाल रही थी। ईशा उसको जवाब तो देना चाहती थी, लेकिन ईशा को भी अमन के बारे में इतना ही पता था, इसलिए खामोश रही। तभी दूसरी लड़की ने कहा, ऐसा कर यार, जितना पैसा तेरे बाप ने इस पर खर्च किया है उसका डबल मैं तुझे देती हूँ। इस लड़के को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे। और अब ईशा का खून खोल गया और उसने कहा, शट अप, वो इंसान है, कोई बाजार में बिकने वाला गुड्डा नहीं जिसको तुम सब खरीद लोगी। तभी याना ने कहा, यार तुमने अभी मेरा सिद्धार्थ नहीं देखा उसके सामने, ये अमन तो कुछ भी नहीं। तब ईशा ने कहा, बस रहने दो याना, मैंने देखा है तुम्हारे सीट को, वो अमन के पासल में भी नहीं है। और अब याना कुछ बोलती तभी तीसरी लड़की ने कहा, स्टॉप इट गाइस, क्या तुम दोनों अमन और सिद लेकर बैठ गई हो? लेक्चर शुरू हो चुका है। अब वो सब आगे बढ़ने लगी। तभी ईशा और याना ने देखा कुछ लड़कियां अमन के पीछे पीछे चलते हुए एक साथ गा रही थीं। कोई न जाने किथों आया है तू, सबके दिलों विच हो गई कुक्का कूं। कोई न जाने किथों आया है तू, सबके दिलों विच हो गई कुक्का कूं। इन्ना सोना नना कूल, मुंडा ऐना वंडरफुल, एनु वेहे जे कुड़ियां तो कहंदी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हाँ मुंडा सब में सब तो बेस्ट, मुंडा बेटर थान थे रेस्ट। एनु वेखे जो मुंडे तो कहंदे, ओ माय गॉड, ओ सीना 24 फुट दा, ओ मुंडा 6 फुट दा, ओ धीरे धीरे करदा धमाल सो, ओ मुंडा कुक्का कमाल डा, ओ मुंडा कुक्का कमाल डा। तभी अमन ने पलट कर देखा तो सब गायब हो गई। अब कुछ सीनियर अमन को देखकर बोले, ये टॉम क्रूज यहाँ कैसे आ गया? तभी दूसरे ने कहा, ये याना का बॉडीगार्ड है। और फिर वो लड़के जो ग्रुप बनाकर बैठे थे उनमें से एक ने कहा, ये साला क्या बिगाड़ लेगा हमारा, हम तो उस मलाई का आंखों आंखों में ही रैप कर देते हैं, और फिर जिस दिन ज्यादा सटक गई तो उसको इसकी नाक नीचे से उठा कर ले जाएंगे। और ये कहकर सब हंसने लगे। अमन अब प्रिंसिपल के ऑफिस में आया और वहां सब पहले से ही बुके लेकर उसका वेट कर रहे थे। अब प्रिंसिपल सर ने उसको बुके देते हुए कहा, आए आए मेजर साहब, आपके इंतजार में तो हम कब से पलके बिछाए बैठे हैं। और अमन ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और फूल लेकर अपने साथ वाले आदमी को दे दिए। आप सब ने अमन को फूल देकर उसका खुशदिली से वेलकम किया और प्रिंसिपल सर ने सबका इंट्रो देना शुरू किया। मेजर साहब, ये है हमारे स्टेट के डीएम महेश चतुर्वेदी। और अमन ने उनसे हाथ मिलाया। अब प्रिंसिपल ने स्टेट के कमिश्नर से मिलाया, फिर आईपीएस, एमपी और भी कई बड़े लोग, वो सभी अमन से मिले और
अब डीएम ने कहा, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, हमें आप जैसे बहादुर जनरल मेजर के साथ काम करने का मौका मिला है और अब हमें ऐसा लगता है हम जल्द ही कामयाबी हासिल करेंगे और आप जिस तरह से अपनी हर जंग जीतते आए हैं ये भी जीतेंगे। अमन ने मुस्कुरा कर बिल्कुल कहा और अब सब एक बड़ी सी मेज पर चारों तरफ बैठ गए। अमन ने एक मैप खोलकर उनको कुछ समझाते हुए उनको डायरेक्शन दे रहा था। ये एक खुफिया मीटिंग थी जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी। राजस्थान। अमन के बचपन में दिल्ली आने के बाद उसकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव आए। उसके दादा केशव इस दुनिया से चले गए। अब उनकी जगह उनका बड़ा बेटा परम बैठता था और वो भी अपने बाप की तरह था और लोग उसको भी वही इज्जत और मान सम्मान देने लगे थे जो उसके पिता केशव शेखावत को देते थे। इसी तरह कुछ सालों बाद उनकी बीवी यानी अमन की मां सरबनी देवी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। दोनों अमन से 14 साल छोटे थे। नाम गुड्डू रखा और शिवानी रखा। अब वो दोनों 13 साल के थे। इस तरह वो 5 बहन भाई हो गए, 4 भाई और एक बहन शिवानी। और उन दोनों को जन्म देते समय उनकी मां दुनिया से चली गई। उन दोनों की परवरिश उनकी बुआ गंगा और चाची सुमित्रा ने की। अमन के लिए तो वो दोनों उसके बच्चे जैसे थे। अमन उन दोनों पर अपनी जान छिड़कता था। वो दोनों अमन के गाँव आने का बेसब्री से इंतजार करते थे क्योंकि अमन उनके लिए और सबके लिए शहर से बहुत सारे गिफ्ट लेकर जाता था और उनके साथ किसी बच्चे की तरह ही खेलता था। उसके आने पर पूरी हवेली में खूब रौनक रहती थी क्योंकि उसके दोनों भाई और मयंक और सूरज भी अपनी छुट्टियां ले लेते। वो अब राजस्थान के बहुत बड़े कॉलेज में अपनी स्टडी पूरी कर रहे थे। अमन के आने पर वो दोनों भी आ जाते थे। फिर वो सब बहन भाई मिलकर पूरी हवेली में रौनक लगाए रखते थे। सब नौकर भी उनके साथ शामिल हो जाते थे। उसकी गंगा बुआ की दोनों बेटियां जो हवेली में ही रहती थी वो भी उनके साथ खूब साथ देती। जबकि धारा कुछ ज्यादा शर्मीली थी लेकिन उसकी छोटी बहन चंचल उसको भी जबरदस्ती घसीट लेती थी क्योंकि उसको अमन के सामने आने पर बहुत शर्म आती थी क्योंकि अमन के पिता ने गंगा को जुबान दे दी थी कि धारा अमन की पत्नी बनेगी। क्योंकि अभी अमन की और याना की शादी की बात हवेली में किसी को भी नहीं पता थी और ना अमन अभी बताना चाहता था जब तक वो अपने और अमन के रिश्ते को एक्सेप्ट ना कर ले। इसलिए हवेली में किसी को नहीं पता था अमन शादीशुदा है। इसलिए धारा अमन को अपना पति मानने लगी थी। वो तो बचपन से ही अमन को बेहद चाहती थी लेकिन जब से उसके बाप ने उसकी मां को जुबान दी थी तब से तो उसके पैर जमीन पर ही नहीं टिकते थे। धारा ने कभी अमन का नाम भी अपने मुंह से नहीं लिया था। जिस तरह उस गांव की औरतें अपने पति को एजी या वो जी कहकर बुलाती थी इस तरह धारा भी अमन को बुलाती थी। पहले तो उससे बोलती ही बहुत कम थी। वो अमन के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती थी और अमन को भी धारा बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि धारा बिल्कुल वैसी रहती थी जैसी लड़कियां अमन को पसंद थी। धारा भी बहुत खूबसूरत लड़की थी, लंबी काली चोटी, खूबसूरत नैन नक्श, गोरी चिट्टी रंगत। उस पर वो बिल्कुल वैसी ही रहती थी जैसा अमन अपनी होने वाली बीवी को देखना चाहता था। खूबसूरत सूट सलवार, हाथों में सोने की चूड़ियां और जब अमन आता था तो गांव की सब औरतों की तरह अपने सर पर वो पल्ला कर लेती थी। अभी वो बस अमन के बाप से और दूसरे मर्दों से घूंघट नहीं करती थी क्योंकि अभी धारा की शादी नहीं हुई थी। धारा की ये मोहब्बत किसी से भी नहीं छुपी थी। घर के नौकर भी धारा को घर की बड़ी बहू ही मानते थे क्योंकि वो सबका ख्याल और हवेली की जिम्मेदारी भी ऐसे ही उठाती थी जैसे एक बड़ी बहू उठाती है। और अमन का वो ऐसे ख्याल रखती थी जैसे एक पत्नी अपने पति का रखती है। उसके खाने पीने का ध्यान रखना, उसके कमरे की सफाई खुद अपने हाथों से करती थी। अपनी माँ गंगा और अमन की चाची की तरह वो भी अमन के खाने के बाद खाना खाती थी, वो भी उसकी झूठी प्लेट में। वो अमन के प्यार में बहुत आगे निकल चुकी थी। अमन की तस्वीर को वो कृष्णा की मूर्ति के पास रखकर दोनों की ही पूजा करती थी। वो जोगन बन चुकी थी अमन के प्यार में और ये सब देखकर उसकी बहन उसको बहुत चिढ़ती थी। अब धारा के लिए अमन के बिना जीने का ख्याल भी उसके लिए जानलेवा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी जिसको वो अपना सब कुछ मान बैठी है वो पहले ही किसी और का हो चुका है। पता नहीं जब इस बेचारी धारा को पता चलेगा कि उसका अमन उसका नहीं किसी और का है तो ना जाने इस पर क्या बीतेगी। चंचल अपने नाम की तरह थी, मुंह फाड़ और बहुत शरारती। इस बात पर उसको अक्सर अपनी माँ की और बहन की सुननी पड़ती थी, लेकिन वो बाज नहीं आती थी। उसकी और मयंक की नहीं बनती थी। मयंक दिल ही दिल में चंचल को पसंद करता था, लेकिन उस लड़की से कहते हुए उसको डर लगता था क्योंकि वो लड़की बहुत मुफ्त थी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती थी और सबका मजाक बनाती थी। अगर वो किसी से डरती थी तो वो बस अमन था। हवेली में चंचल ही नहीं सभी अमन के गुस्से से खौफ खाते थे। लोग उसके बाप से और चाचा से इतना नहीं डरते थे जितना अमन से डरते थे। जब तक अमन मूड में होता तो सब नॉर्मल था, लेकिन उसका मूड बदलते देर नहीं लगती थी, इसलिए उसके सामने सोच समझकर बोलना पड़ता था। याना का कॉलेज हो चुका था। अब ईशा भी अमन की वजह से याना के साथ उसके घर जाना चाहती थी।
वो समझ रही थी अमन अभी याना के आउट हाउस में रहता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को खराब होने का बहाना करके याना के साथ उसके साथ आ गई। अब वो दोनों जैसे ही आई, पहले ईशा ने उसकी कार की तारीफ करते हुए कहा, यार सब कॉलेज में तेरी कार को घूर घूर कर देख रहे थे क्योंकि अभी तक ये मॉडल कोई भी नहीं लाया है। तब याना ने शान से कहा, आई एम याना, और हर कीमती चीज पर याना का हक है। अभी वो बात कर ही रही थी। अब याना और ईशा दोनों कार में बैठ गई। अब याना ने ड्राइवर से चलने के लिए कहा तो ड्राइवर ने कहा, माफ कीजिए मैडम, अभी आपके बॉडीगार्ड अमन सर नहीं आए हैं। तब याना ने चीखते हुए कहा, यू ब्लडी चीप गाय, तुम्हें पता है ना याना किसी का वेट नहीं करती है। दफा करो उस देहाती को और तुम चलो। ईशा को उसकी बात बहुत बुरी लगती थी लेकिन वो भी मजबूर थी। तब ड्राइवर ने कहा, मैडम मैं कैसे जा सकता हूँ सर, कार की चाबी अपने साथ ले गए हैं। और अब याना का खून खोल गया। हाउ डरे हिम, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार की चाबी ले जाने की, ये गाड़ी क्या उसके बाप की है। अब याना ने उस ड्राइवर से कहा, कॉल करो उस डर्टी फेलो को, कहाँ मर गया। अब अमन कॉल भी नहीं उठा रहा था। याना का गुस्से से आग बाबुलाल होकर बाहर निकली। तब ईशा ने कहा, चल छोड़, हम दोनों दूसरी कार मंगा लेते हैं, क्या पता अमन किसी काम से गया हो। तब याना ने कहा, शट अप ईशा, अगर मैं किसी और कार में गई तो सब समझेंगे ये कार मेरी नहीं किसी और की है। अब ईशा चुप हो गई। अब याना ने कार से ड्राइवर को पकड़कर बाहर खींचा जो पहले ही डर रहा था, और याना ने कई थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारे और चीख कर कहा, तुमने उसको कार की चाबी ले जाने क्यों दी। अब ड्राइवर ने कहा, मैडम मैं क्या करता, मैं तो एक ड्राइवर हूँ, आप साहब लोग हैं। अब याना ने उसको गुस्से से चीख कर कहा, वो रास्कल तुम्हारी तरह ही याना का नौकर है, कोई साहब नहीं, समझ गए। अब याना को मजबूरन वेट करना पड़ा क्योंकि वो कॉल भी नहीं उठा रहा था। अब उसका खून खोल रहा था। वो फिर से ड्राइवर को थप्पड़ मारने ही वाली थी तभी किसी ने उसका नाजुक हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ एक झटके से घुमाते हुए कहा, ज्यादा ही गर्मी चढ़ रही है मैडम, तो एक रात के लिए मेरे पास आ जाओ, एक रात में ही तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। और अमन ने उसको गाड़ी की बैक सीट पीछे धकेल दिया और याना तो उसकी इस हिम्मत पर दंग होकर रह गई थी। एपिसोड 6। अब उसका खून खोल रहा था। वो फिर से ड्राइवर को थप्पड़ मारने ही वाली थी तभी किसी ने उसका नाजुक हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ एक झटके से घुमाते हुए कहा, ज्यादा ही गर्मी चढ़ रही है मैडम, तो एक रात के लिए मेरे पास आ जाओ, एक रात में ही तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। और अमन ने उसको गाड़ी की बैक सीट पीछे धकेल दिया और याना तो उसकी इस हिम्मत पर दंग होकर रह गई थी। अब अमन गाड़ी में बैठ गया और उसने अपने कानों में ईयरपॉड्स लगा लिए और आंखें बंद करके बैक सीट टेक लगा लिया। वो ऐसा हो गया जैसे उसने कुछ ही कहा ही नहीं, जबकि वो बारूद में तिल्ली डाल चुका था और रिलैक्स होकर आंखें बंद कर सॉन्ग सुनने लगा। और जब गाड़ी रुकी तो उसने अपने ईयरपॉड्स बाहर निकाले और ड्राइवर को देखा जो बाल नोच नोच कर रो रहा था। अब अमन ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है। तब उसने कहा, सर ये आप मुझसे पूछ रहे हैं। आप उस शेरनी के उंगली करके आराम से बैठ गए लेकिन उसने मेरी और आपकी 7 नस्लों तक की इतनी इज्जत अफजाई की है कि मैं आपको क्या बताऊं। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है तूफान थमा नहीं है, क्योंकि वो जब तक मेरा मुंह थप्पड़ों से लाल नहीं करेगी उसको चैन नहीं आएगा। तब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, डोंट वरी, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि जिन हाथों से उसने तुम्हें थप्पड़ मारे हैं एक दिन उन्हीं हाथों से तुम्हारी कलाई पर राखी भी जरूर बंधा होगा। तब उस ड्राइवर मोहन ने कहा, सर आप इस शेरनी को नहीं जानते, आपने इसको घायल कर दिया है, ये आपको इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। तब अमन ने कहा, शेरनी कितना भी गुर्राले आना तो उसको शेर के नीचे ही पड़ता है। अब अमन कार से बाहर निकल गया और याना चीखती हुई घर में आई, मोम मोम। तब उसकी मैड ने कहा, क्या हुआ है बेबी, मैडम तो आज सुबह ही हांगकांग के लिए निकल दी है। और अब याना ने गुस्से में अपने कमरे में गई और अपना सारा सामान तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया और बुरी तरह चीख रही थी, आई विल किल यू। और अब याना गुस्से में तनफन करती हुई अपने डेड के पास आई और चीख कर कहा, डेड डेड वेयर आर यू। तब साहिल ने अपना चश्मा पहनते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, आप इतना गुस्से में क्यों हैं। तब याना ने गुस्से से कहा, आप अपने देहाती भतीजे को समझा लीजिए वरना मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। तब उसके डेड ने पूछा, क्या किया है उसने। तब याना ने कहा, है आपका विलेज बॉय मुझे इरिटेट कर रहा, उसको समझा दीजिए मुझसे दूर रहे वरना उसके सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तब उसके डेड ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है हम उसको अभी समझा देते हैं, क्यों अमन क्यों सता रहे हो हमारी प्रिंसेस को। अब याना ने हैरान होकर पीछे मुड़ कर देखा। अमन उसके पीछे ही बुक सेल्फ से एक बुक तलाश कर रहा था और साथ साथ उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। याना इतने गुस्से में थी उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अमन उसके पीछे ही खड़ा है। तब अमन ने बुक के रैंक में से एक बुक निकालकर उसके पेज पलटकर बुक में कुछ ढूंढते हुए कहा, चाचा जी मेरी इतनी मजाल कहाँ मैं आपकी प्रिंसेस को सताने की हिम्मत करूँ। तब याना ने गुस्से में अमन को देखते हुए कहा, यू डर्टी फेलो, तुम मेरी इंसल्ट करोगे फिर झूठ भी बोलोगे। तब अमन ने कहा, क्या झूठ बोला मैंने,
और मैंने कब तुम्हारी इंसल्ट की, मैं तो खुद को डिफेंड कर रहा हूँ। आबियाना ने कहा, तुमने मेरी इंसल्ट की है? क्या कहा था तुमने कुछ घंटे पहले? अब अमन उसके सामने सीने पर हाथ बांधकर खड़ा हो गया और उसको शरारती नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या कहा था मैंने कुछ घंटे पहले? अब याना ने अपने डेड की तरफ आई और अमन की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, डेड इसने कहा था। अब याना को उसकी एक रात गुजारने वाली बात का मतलब समझते हुए याना को अपने डेड से कहते हुए कुछ झिझक महसूस हुई, क्योंकि उसकी माँ की परवरिश कितनी भी बोल्ड और ब्रॉड माइंड सही, लेकिन उसके अंदर अपने बाप का राजस्थानी खून भी था। इसलिए वो कितनी भी फ्रैंक बोलने वाली सही, लेकिन ये बात अपने डेड से बोलते हुए उसको बहुत ज्यादा शर्म महसूस होने लगी थी। इसलिए अब याना एक पल को खामोश हो गई। तब अमन उसकी कंडीशन समझ गया था और उसके सामने आकर उसको जानबूझकर परेशान करते हुए मुस्कुरा कर कहा, बताओ क्या कहा था मैंने? तब याना ने गुस्से में फिर से अपने डेड से कहना चाहा, डेड इसने कहा था। फिर से वो आगे बोल ना सकी और अब उसके डेड ने मुस्कुरा कर पूछा, बताओ बेटा क्या कहा था अमन ने आपको? तब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ बताओ। और याना ने खोलती हुई नजरों से अमन को देखा और पास रखा वास उठाकर जमीन पर दे मारा और चीख कर कहा, माय फुट, और गुस्से से बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गई। और अमन बड़ी शौक नजरों से याना को जाते हुए देख रहा था। अब उसने अपने चाचा की तरफ घूमते हुए मुस्कुरा कर कहा, ससुर जी बड़ी तूफान मेल बेटी पैदा की है आपने। तब साहिल हंसता हुआ रॉकिंग चेयर पर बैठकर बोला, तभी तो अमन को अपना दामाद बनाया है, जो इस तूफान मेल को कंट्रोल कर सकता है। अब दोनों हंसने लगे। राजस्थान, कल करवा चौथ का व्रत था। हवेली में तैयारियां चल रही थीं और धारा के तो खुशी से पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे, क्योंकि अमन पूरे 4 महीने बाद आने वाला था उसके करवा चौथ के व्रत की वजह से। क्योंकि धारा अमन के लिए जब से वो फौज में गया था तब से व्रत रख रही थी, क्योंकि जब अमन किसी मिशन या जंग पर जाता तो सुबह से हवेली में उसके लिए हवन कर प्रार्थना शुरू हो जाती थी और धारा तो भूखे पेट ही उसके लिए प्रार्थना करती थी जब तक उसको खबर नहीं मिल जाती थी कि अमन ने जंग जीत ली है। वो बिल्कुल ठीक है, तब तक वो कुछ नहीं खाती पीती थी। उसकी इतनी मोहब्बत और लगन देखकर अमन के बाबूजी ने कह दिया था कि वो उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा करे, लेकिन व्रत लड़कियां अपने पति के लिए ही रख सकती थी। इसलिए तभी उन्होंने गंगा से कह दिया था कि धारा उनके अमन की पत्नी बनेगी। और फिर तो जैसे गंगा और धारा की दिल की मुराद पूरी हो गई, जिसको वो अपने कृष्णा से इतने सालों से मांग रही थी। आखिरकार उसके भगवान ने उसको उसका अमन दे दिया था। और धारा को तो जैसे अमन मिल गया था तो सब मिल गया था, उसको अब कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन अमन नहीं चाहता था धारा उसके लिए व्रत रखे, क्योंकि इसका हक सिर्फ उसकी पत्नी को था और धारा को वो बस अपनी दोस्त मानता था। अमन धारा को बावा देना या किसी उम्मीद में नहीं रखना चाहता था। ना उसने कभी धारा को कोई ऐसा इशारा दिया कि धारा उसके प्यार में आगे बढ़े, क्योंकि अमन मजबूर था अपने दिल के हाथों जो याना के नाम पर ही धड़कता था। उस सालिम लड़की का प्यार अमन की रग रग में बसा था, इसलिए अमन नहीं चाहता था धारा उसे प्यार करे। लेकिन धारा तो अमन के जरा सा प्यार से बात करने को भी प्यार समझ लेती थी। अमन उस मासूम लड़की के जज्बातों के साथ खेलना नहीं चाहता था, लेकिन उसको नहीं पता था धारा उसको प्यार ही नहीं करती, बल्कि उसको अपना पति परमेश्वर समझकर उसकी पूजा करती है। उसके प्यार में वो बिल्कुल दीवानी हो चुकी थी, बहुत आगे चुकी थी, जहां से उसका लौटना नामुमकिन था। इसलिए अमन के लाख मना करने पर भी वो करवा चौथ का व्रत जरूर रखती थी। और जिसका ये हक था, फर्ज था, उसको तो करवा चौथ का भी नहीं पता था। इसलिए अमन उसके सच्चे जज्बात देखकर अमन सोचता था, काश वो याना से ना मिला होता, काश वो उससे बचपन में शादी न करता, तो वो सिर्फ धारा से प्यार करता, उससे ही शादी करता, क्योंकि धारा वैसी ही थी जैसी वो अपनी पत्नी को देखना चाहता था। लेकिन वो अब इस रूप में सिर्फ याना को देखना चाहता था। इसलिए धारा का उसके लिए व्रत रखना, उसकी परवाह करना उसको अच्छा नहीं लगता था। इसलिए एक बार अमन धारा की करवा चौथ वाले दिन घर नहीं गया, ताकि धारा अपना व्रत तोड़ दे और फिर कभी व्रत ना रखे। लेकिन ये प्लान धारा ने फेल कर दिया। उसने अमन को देखे बिना खाना तो क्या पानी की एक बूंद भी हल्क से नहीं उतारी। सब अमन को फोन कर करके थक गए थे, लेकिन अमन ने जानबूझकर अपना फोन बंद कर लिया था। अपने दोस्त से भी कहलवा दिया था कि वो एक जरूरी मिशन पर गया है और पता नहीं कब लौटेगा। लेकिन धारा भी अपने नाम की एक थी, उसने भी व्रत नहीं खोला। सबने कहा कि अमन की फोटो देखकर व्रत खोल दे, लेकिन उसको मंजूर नहीं था। इसी चक्कर में वो हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा। डॉक्टर उसको फोर्स कर रहे थे कि वो व्रत खोल ले, वरना उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। तब उसके पिता ने अमन के दोस्त से कहा कि अमन से जैसे ही राबता हो उसको बता देना, धारा हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। उसने अभी तक अपना करवा चौथ का व्रत नहीं खोला है और अमन तो वही अपने दोस्तों के साथ था। इसलिए धारा के हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात सुनकर उसके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं चाहता था वो धारा को जरा सी भी तकलीफ हो।
इसलिए वो उल्टे कदमों गांव भागा और जब वो हॉस्पिटल आया तो उसके सभी बहन भाई और सारे परिवार वाले धारा के लिए रो रहे थे, क्योंकि धारा अपने प्यार और लगन से सबके दिल जीत चुकी थी। हवेली में धारा का एक अलग ही मकाम था। जब अमन गांव आया और सीधा हॉस्पिटल गया और धारा को अपने हाथों से पानी पिलाकर फिर खाना खिलाया, और उस दिन के बाद अमन ने कान पकड़ लिए वो अब कभी धारा के साथ ऐसा नहीं करेगा। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो धारा के करवा चौथ वाले दिन हर हाल में गाँव जाएगा। और आज भी करवा चौथ था और हवेली में सब औरतें रात की सरगी की तैयारी कर रही थी। चंचल ने और अमन के चाचा की बेटी पूनम ने सुबह से म्यूजिक प्लेयर बजा रखा था और डांस कर रही थी। हो कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक चलाए, बागों में झूलों के मौसम वापस आए रे, घर आज परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, आज ही आज गाता हंसता, तेरा रास्ता देखे रास्ता, अरे छुक छुक गाड़ी की सीटी आवाज लगाए रे, घर आज परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आज परदेसी तेरा देश बुलाए रे। अब चंचल और पूनम दोनों धारा को छेड़ रही थीं, क्योंकि चंचल को पता था ये गाना धारा का फेवरेट था। वो अक्सर अकेले में इस गाने को सुना करती थी और किसकी याद में सुनती थी ये बात भी किसी से छुपी नहीं थी। इसलिए आज चंचल और पूनम ने ये सॉन्ग चला दिया था और धारा के पास आकर डांस कर रही थी। इस गांव की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी, ये मिट्टी तू आकर चूमे तो इस धरती का दिल झूमे, माने तेरे हैं कुछ सपने पर हम तो हैं तेरे अपने, भूलने वाले हमको तेरी याद सताए रे, घर आज परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आज परदेसी तेरा देश बुलाए। पनघट पे आई मुटिया रे, छम छम पायल की झनकारें, खेतों में लहराए सरसों, कल परसों में बीते बरसों, घर आज परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आज परदेसी तेरा देश बुलाए। दिल्ली याना का गुस्सा अभी भी नहीं उतरा था और ईशा भी उसको इस तरह से इधर से उधर टहलते हुए देख रही थी। अब ईशा ने कहा, आखिर बात क्या है याना, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अमन ने सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर पीछे ही तो किया था। तब याना ने गुस्से में कहा, जब पूरी बात नहीं पता हो ईशा तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। उसने जो मुझे कहा था उस बात के लिए उसको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। एक बार मोम और मामा जी को आने दो फिर देखती हूँ उस देशी बॉय। तब ईशा ने कहा, ऐसा क्या कहा था उसने? जिस टाइम अमन याना को वहां से ले जा रहा था उस टाइम ईशा का कॉल आ गया था और उसको वहां से आना पड़ा, इसलिए वो सब देख नहीं पाए। बस दूर से उसने इतना ही देखा था कि अमन ने याना को गाड़ी में धकेल दिया है। और अब याना का मूड देखकर लग रहा था बात कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, क्योंकि उसने अपने पूरे कमरे का मैप बिगाड़ा हुआ था, उसका हर कीमती सामान टूटा पड़ा था, लेकिन याना उसके लाख पूछने पर भी बता नहीं रही थी। अब ईशा ने कहा, कॉलेज का ग्रीनफील्ड फंक्शन होने वाला है, तुम इस बार आओगे या नहीं, क्योंकि ये हमारे ग्रुप को हाईलाइट करने का बहुत अच्छा मौका है। तब याना ने कहा, ईशा प्लीज जस्ट लीव मी अलोन, अभी मेरा मूड बहुत ऑफ है, तुम जाओ, मैं अभी किसी भी टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती। अब ईशा उसको उसके हाल पर छोड़कर बाहर निकल गई थी। मोहन बहुत उदास गाड़ी में बैठा था। जब अमन गाड़ी में आकर बैठा तब अमन ने उसको उदास देखकर पूछा, क्या बात है, आज तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तब मोहन ने उदासी से कहा, सर कल मेरी बीवी का पहला करवा चौथ का व्रत है, आज इतने समय बाद उसने मुझे अपने साथ शॉपिंग करने जाने की है, लेकिन याना मैडम मुझे एक दिन की भी छुट्टी नहीं देती, समझ नहीं आ रहा अपनी बीवी से किस तरह जाने से मना करूं। तब अमन ने कहा, तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है, तुम चले जाओ उसको शॉपिंग पर लेकर। तब मोहन ने कहा, सर मेरे लिए इतना आसान कहा है, याना मैडम मुझे जाने नहीं। तब अमन ने कहा, तुम जाओ मैं उसको देख लूंगा। तब मोहन ने कहा, गाड़ी कौन चलाएगा? तब अमन ने कहा, अब गाड़ी है तो चल भी जाएगी, तुम टेंशन मत लो, जाओ तुम और वो। तो अमन के इस एहसान पर बहुत खुश हुआ और उसके सीने से लगकर उसको थैंक यू कहा और भागा चला गया। अब याना किसी से कॉल पर बात करते हुए बाहर आई और अमन उसका एक बाइक के पास खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। अब याना ने अमन से पूछा, ड्राइवर कहाँ है? तब अमन ने कहा, वो पार्किंग एरिया में खड़ी है। तब याना ने गुस्से से कहा, व्हाट द हेल, ये ड्राइवर कहाँ मर गया? तब अमन ने आहिस्ता से कहा, उसको आजन जाना था इसलिए मैंने उसको छुट्टी दे दी। तब याना ने गुस्से में कहा, तुम होते कौन हो छुट्टी देने वाले? तब अमन ने कहा, इंसान, क्योंकि एक इंसान की मदद सिर्फ इंसान ही कर सकता है और उसको मदद की जरूरत थी। अब याना को उससे ज्यादा बहस करना ठीक नहीं लगा, क्योंकि आज उसका ग्रीनफील्ड का ग्रैंड फिनाले और वो कुछ ज्यादा ही लेट हो गई थी। तभी याना ने कहा, दूसरे ड्राइवर को कॉल किया तो बुरी किस्मत, वो भी उसके डेट के साथ बाहर था और अब याना को अपनी ड्राइविंग ना सीखने का सख्त अफसोस हुआ। याना ने गुस्से में अमन से कहा, अब मैं कॉलेज किस तरह जाऊंगी? तुमने उसकी मदद की है ना, तो अब तुम ही मेरे ड्राइवर बनकर मुझे कॉलेज लेकर जाओगे। तब अमन ने कहा, मैडम एक प्रॉब्लम है, मैं आपको कॉलेज तो ले जाऊंगा लेकिन गाड़ी से नहीं, बाइक से, क्योंकि मुझे ड्राइविंग मुझे भी नहीं आती। अब याना गुस्से से आग बाबूला हो गई।
क्योंकि जो बाइक वो लेकर खड़ा था वो बाइक ऐसी थी जिसमें लड़कियां लड़कों को हक करके बैठती है, और याना किसी कीमत पर अमन के साथ ऐसे नहीं जा सकती थी। अब अमन उसकी हालत देखकर दिल ही दिल में हंस रहा था, क्योंकि उसने उसको बुरी तरह फंसा दिया था। अमन को ड्राइविंग आती थी, लेकिन उसने याना से झूठ बोला था, क्योंकि उसको पता था अगर वो गाड़ी ले जाएगा तो याना कभी उसके साथ आगे नहीं बैठेगी, और उसको पीछे बैठाकर उसका ड्राइवर बनने का शौक अमन को नहीं था, इसलिए वो जानबूझकर बाइक लाया था। अब याना कभी अमन को तो कभी बाइक को देख रही थी, तो कभी अपने हाथ में बंदी घड़ी को, जो उसका चीख चीख कर बता रही थी वो बहुत लेट हो चुकी है और कॉलेज से हजारों कॉल आ चुके थे। अब याना मरती क्या ना करती, उसने गुस्से से दांत भींच कर कहा, ऑफ फाइन चलो। और अब अमन बाइक पर बैठ चुका था और याना को ना चाहते हुए भी उसके पीछे बैठना पड़ा, लेकिन याना उससे दूर होकर बैठी और अमन को पकड़ने की बजाय उसने पीछे से बाइक का स्टैंड पकड़ा। और अब अमन ने उसको बैक मिरर से देखा और एक झटके से गाड़ी को स्टार्ट किया, और याना एक झटके में अमन की पीठ पर पूरी लेट गई थी और याना के अब खून में आग लग चुकी थी। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।